तो उनकी सिस्टर ने बड़ा सुंदर सा सूट पहना था, तो मुझे लगा ये भी नया ही होगा। तो मैंने पूछा, ये तो ऑफ रिकॉर्ड में, मैंने कहा ये नया? कहती नहीं पुराना है। मैंने कहा अच्छा ओके। हमारी बातचीत हुई, फिर उनकी वाइफ आए सुंदर सी पिंक साड़ी पहन के, तो मुझे लगा चलो उन्होंने दीदी ने नहीं खरीदा, वाइफ ने तो नई साड़ी पहनी होगी आज। तो नेता होते हैं ना, कान के बड़े कच्चे होते हैं। नेता और बॉस दो चीजें होती हैं। बॉसेस और नेता जो है ना, कान के बड़े कच्चे होते हैं। तो उसके पीछे का रीजन क्या होता है ना, एकदम से एक गाड़ी स्कॉर्पियो स्पीड में निकलती है, नजर जब तक जाए तब तक हम उतर के भागे देखने के लिए कौन निकले, इतने में गायब गाड़ी। ये कभी बोलते हैं मोहन भागवत बॉस हैं, कभी बोलते हैं नितिन नवीन। बिग बॉस चल रहा है क्या? एक बंदे को बुलाया गया हियरिंग के लिए, उसके बाप दादा का परिचय देने के लिए, तो वो कबर का मिट्टी लेके आए। अब्दुल कब तक दरी बिछाएगा, अब्दुल के साथ ये हुआ, इस इलाके में तुम लोगों को फंड नहीं मिल रहा, पंचर ठीक करेगा। I already told the people that in the rally that I will not be available. Why? Because I was not in India. But if you want, I can show it to you. तो हमने बोला नहीं सर दिखाइए मत। You guys, you know social media, anything you guys do. राहुल अलायंस करेगी कांग्रेस वेस्ट बंगाल में? सवाल ममता बनर्जी से पूछा जाना चाहिए कि वो अलायंस करेंगी कांग्रेस साथ में। रिपोर्टर्स ऑफ एयर। ठंडी लग रही? अरे नितिन नवीन ब्लड है, यंग ब्लड है हम लोग यार। मैं तो पिताजी को ब्लड हूँ अपने। पिताजी करके देखिए। अरे मुखिया जी आ गए, मुखिया जी। यार ऐश्वर्या नहीं है क्या? नहीं आज नहीं आज ऐश्वर्या आई नहीं, आप एक काम करिए, आप यहीं बैठ जाइए। यार ऐसा ना लगे कि आज मुखिया बने मुखिया। ऐसा ना लगे कि मैंने ऐश्वर्या की जगह हड़प ली। सर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मुखिया के हाथ में सब कुछ होता है। चुनाव भी जीतता है वो, जितवाता भी है। चैलेंज तो मैं ले लेता हूँ, लेकिन ऐसा ना लगे कि बॉस है तो उसने जगह भी हड़प ली धीरे से। नहीं वो ट्रैफिक में फंस गई है, बारिश हो रही है ना बहुत ज्यादा, तो जब तक वो नहीं आती है और तब तक और उसके बाद भी आप ही कर लो। आज से आला कमान आप ही आ जाए। ट्रैफिक का दुरुपयोग। लेकिन शायद ऐश्वर्या आ गई है अभी। अरे ऐश्वर्या आज मैंने तुम्हारी जगह हड़प ली है। प्लीज मुखिया जी आप हड़प लीजिए, आप हमारे बॉस भी हैं। कहीं ऐसा तो नहीं मन में तुमको ये लग रहा है कि यार बॉस है तो जगह भी ले रहा है धीरे धीरे? मन की बात वैसे कौन समझ पाएगा? तो बॉस देखिए, हमने साक्षात देखा था वो बॉस वाली बात जब हुई थी कि आप ही बॉस हैं, सीआर आप ही लिखेंगे। चलिए तो चैलेंज लेते हुए नमस्कार, मैं हूं मुनीश पांडे। आज तक रेडियो पे आपका स्वागत है। रिपोर्टर्स ऑफ एयर के इस नए एपिसोड को लेकर हम आपके सामने हैं। रिपोर्टर्स ऑफ एयर को आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, उसके अलावा आप स्पॉटिफाई, एप्पल पे हमें सुन भी सकते हैं। इस एपिसोड में हमारे 4 सहयोगी हैं। हमारे साथ हैं ऐश्वर्या, जिनकी जगह आज मैंने ले ली है। ऐश्वर्या, मन में चल तो नहीं रहा है ना कुछ? बगावत 20 फीट की दूरी आ गई। अगले एपिसोड में हो सकता है बदला भी ले लें ऐश्वर्या से। इनके जो फॉलोअर्स है ना लिखेंगे सही नहीं किया है मुनीश जी ने। साथ ही हमारे साथ रहेंगे पीयूष एक ऐसे रिपोर्टर हैं, कैमरे की नज़र से कोई बच सकता है लेकिन पीयूष की नज़र से कोई बच नहीं पाएगा। और इस बार खास पीयूष को इसके लिए बुलाया गया क्योंकि नितिन नवीन के आगे पीछे जी जब वो अध्यक्ष बन रहे थे तो आप घूम रहे थे, तो वो किस्से सारे आप पब्लिक के सामने रखेंगे जी। उसके साथ हमारे साथ राहुल भी हैं। राहुल इस बार कई राजनीतिक गतिविधियों की हलचल को विटनेस किए हुए हैं। राहुल गांधी जब पगड़ी पहन रहे थे, कंधे पे कुदाल रखे थे, उस वक्त राहुल मौजूद थे। तो बहुत सारी अंदर की खबरें राहुल बताएंगे। उसके अलावा हमारे साथ में श्रेया भी हैं। श्रेया पश्चिम बंगाल की जो राजनीति उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन श्रेया का यहाँ पे होना बड़ा खास है। दरअसल आप लोग अपना प्यार कमेंट्स के जरिए हम तक पहुँचाते हैं। इस बार श्रेया को लेके कुछ लोग बड़े अच्छे कमेंट किए और एक कमेंट किसी ने किया कि श्रेया जी आप रिपोर्टर्स ऑफ एयर पर आती हैं, बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा अच्छा बोलती हैं, आपको और ज़्यादा आना चाहिए क्योंकि अमित की अब शादी हो रही है तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो मुझे ये लगा कि शायद हमारी टीम में भी सबको पता हो ना हो कि अमित की शादी हो रही है, लेकिन आप जैसे दर्शक हैं उनको सब कुछ पता है। और मेरे ख्याल से ये जो आपस का लगाव हो जाता है ना दर्शकों और हमारे बीच में, वो एक परिवार की तरह हो जाता है। तो श्रेया आपका भी स्वागत है। इस एपिसोड में हम बहुत सारी हलचलों के बारे में बातचीत करेंगे। नितिन नवीन नए बीजेपी के अध्यक्ष बन गए। उसके अलावा हम बात करेंगे कांग्रेस में किस तरह की हलचल चल रही है, मनरेगा को लेके क्या कुछ हो रहा है, ओवैसी किस तरह से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को परेशान कर रहे हैं। उसके अलावा हम बात करेंगे जो कुछ भी उत्तर प्रदेश में हो रहा है, शंकराचार्य को लेकर जो विवाद छिड़ा हुआ है उसको लेकर हम बातचीत करेंगे। तो इन तमाम मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन जो स्नेह और प्यार आप अपने व्यूज़ के ज़रिए हम तक पहुंचा रहे हैं, हम आपसे उम्मीद रखते हैं कि इस प्यार को आप और आगे बढ़ाते रहेंगे और
इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और लगातार हमें देखते रहिए। जो कुछ भी आपको लगता है कि हम सही कर रहे हैं या कहीं पे हमसे आपको उम्मीदें हैं कि हम और ज़्यादा बेहतर करें, आप हमें ज़रूर बताइए। तो पीयूष, इस बार की हम चर्चा शुरू करते हैं। जी। नितिन नवीन नए अध्यक्ष बन गए। अध्यक्ष की जो कहानी है बड़ी दिलचस्प है। काफ़ी महीनों से चल रहा था कौन बनेगा नहीं बनेगा, बार बार नड्डा जी का एक्सटेंशन हो रहा था। इस बार जब अध्यक्ष बने वो, तो घर में बड़ा ज़बरदस्त हलचल था। उस हलचल में देखा गया कि नितिन नवीन जी पहले मंदिर गए, गुरुद्वारा गए, उसके बाद में वो पहुंचे बीजेपी के कार्यालय में। क्या कुछ था घर पे चल रहा है, उसके बारे में बताएंगे कुछ? एक दिन पहले जब नॉमिनेशंस फाइल हुए, तब उस वक्त मैं एक दूसरी स्टोरी पे लगा हुआ था। फिर रात को आपका फ़ोन आया कि पीयूष भाई सुबह चले जाना वहाँ पे, अर्ली मॉर्निंग वो निकलेगा और अलग अलग जगहों पे जाएगा। तो मैंने कहा कि यार सुबह सुबह जाना है और सब तैयारी करनी है। तो सुबह 5 बजे उठे, फटाफट नहाया धोया, पूजा किए, भागे। ठंड में नहा लेते हैं सुबह सुबह? ठंड हो चाहे गर्मी, क्योंकि हमको उठना है, नहाना है और घर में भगवान है हमारे, उनको भी नहलाना है। अच्छा। तो एक लंबी प्रक्रिया होती है, तो इसलिए ज़रूरी है पूजा पाठ। धार्मिक आदमी में बहुत ज़्यादा। तो ठंड में नहा के निकले और भागे, और 7 सवा 7 हम पहुंच गए थे, क्योंकि हमें पता चला कि 8 बजे के आसपास वो जाएंगे झंडे वाला मंदिर। तो आप सोचिए कि उनका अभी जो स्थायी स्थान है जहाँ पर वो रह रहे हैं, वो बीजेपी ऑफिस के ठीक सामने एक नए एमपी फ्लैट्स है, वहाँ पर रुके हुए हैं। हमें उम्मीद थी कि 8 बजे का टाइम है झंडे वाले मंदिर का, तो 7:45 के आसपास वो निकलेंगे। तो हम अपना 7:15 के हिसाब से पहुँच गए कि भाई पहले पहुँच जाते हैं और लाव लश्कर होगा, सिक्योरिटी होगी, ये सब होगा। हम पहुँचे, वहाँ कुछ नहीं, एकदम सन्नाटा। घर के बाहर जो एमपी फ्लैट्स का एंट्री गेट है, वहाँ पे एकदम सन्नाटा। हमने कुछ वहाँ पे जो गार्ड्स हैं उनसे पूछा कि भाई क्या सीन है, कर पता नहीं। वो लोग भी ठंड में, तो अंदर किसी ने दरवाज़ा खोल के ऐसी शीशा खिड़की ऊपर क्या पता, कि मैंने पूछा कि कोई सिक्योरिटी नहीं है नितिन नवीन जी का, क्या? उसने पता नहीं। ठंड इतनी है कि ठंड क्या कि कौन आ गया सुबह सुबह। अब हुआ क्या कि हम वेट करते एकदम से एक गाड़ी स्कॉर्पियो स्पीड में निकलती है। नजर जब तक जाए तब तक हम उतर के भागे देखने के लिए कौन निकले, इतने में गायब गाड़ी। किसी ने बताया, फिर मैंने पूछा जाके भाग के, मैंने कहा यही गाड़ी है क्या नितिन नवीन जी की? सिक्योरिटी गार्ड से पूछा, उन्होंने कहा हाँ यही निकल गए। हम जितनी देर में अपनी गाड़ी स्टार्ट करते हैं, वो गाड़ी आंखों से ओझल हो चुकी थी। फिर हमारे जो सहयोगी अमित, जिनकी अब शादी होने वाली है, वो झंडे वाला मंदिर पे थे, उनको वहाँ पे डिप्लॉय किया हुआ था आपने। तो मैंने बोला कि भाई अमित वो पहुँचने वाले होंगे, देखना फटाफट से। मैं भी पीछे पीछे आ रहा हूँ भाग के, और वहाँ से जहाँ पर वो रुके हैं, वहाँ से झंडे वाला मंदिर सुबह के टाइम पे मुश्किल से 10 से 11 मिनट मैक्सिमम, बहुत ज़्यादा मैं बोल रहा हूँ, और 7-8 मिनट में पहुँच सकते हैं। तो 15 मिनट हो गए, नितिन नवीन कहाँ गायब, किसी को पता ही नहीं। और 8 बज गया, 8:10 हो गया, 8 बजे का टाइम, और सोचिए वो कितने 7:30 के आसपास निकले हुए। जो रास्ता 10 मिनट में कवर किया जा सकता है, उसको आधा घंटा हो गया, और आधा घंटे से ज़्यादा समय हो गया, लेकिन वो पहुँचे ही नहीं। फिर हमने अपने सूत्रों से पता किया, पता चला नितिन नवीन जो है वो किसी से मिलने के लिए बीजेपी ऑफिस में गए वहाँ पर, और फिर वहाँ से मिलने के बाद वो झंडे वाला मंदिर पहुँचे। झंडे वाले मंदिर हम जब पहुँचे तो हमने देखा कैसे उनके स्वागत की तैयारियां वहाँ पे हो रखी हैं। उनके जो कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, उनका स्वागत करने के लिए उनके हाथ में अमूमन हम देखते हैं गुलाब का फूल होता है। जब भी प्रधानमंत्री आते हैं या नड्डा जी आते हैं, तो उनको कार्यकर्ता स्वागत करने के लिए गुलाब का फूल देते, गुलाब रोज वाला फूल होता है। लेकिन इस बार कार्यकर्ताओं के हाथ में था कमल का फूल, कि जैसे नड्डा जी आएंगे उनको कमल के फूल से उनका स्वागत किया जाएगा। एक कार्यकर्ता के हाथ में केला, माता की चुनरी और जो श्रृंगार का सामान होता है, तैयारी पहले से कर रखी थी। तो मैंने पूछा कि आप लोगों ने ये सब तैयारियां की हुई है, और नितिन नवीन आने वाले हैं यहाँ पर, आपने एक सीनियर कार्यकर्ता काफ़ी थे, उनकी उम्र होगी 55-60 के आसपास। तो उन्होंने कहा कि मेरे घर का सदस्य आ रहा है। अच्छा, इस तरह की बातें जो हैं कार्यकर्ताओं के अंदर फीलिंग है नितिन नवीन को लेकर, और उनके स्वागत के लिए हम यहाँ पे खड़े हुए। वो अंदर गए, पूजा अर्चना की, निकले, फिर वाल्मीकि मंदिर गए। फिर अब वाल्मीकि मंदिर वो जब तक जाते, उनके पास तो लाव लश्कर है, पूरा सिक्योरिटी है, हम उनको फॉलो कर ही नहीं पाए, रास्ता ब्लॉक हो गया, और वो वाल्मीकि मंदिर पहुंच गए। जब तक हम वाल्मीकि मंदिर पहुंचे, पता चला कि वाल्मीकि मंदिर में दर्शन करके वो हनुमान मंदिर पहुंच गए थे, क्योंकि ऐश्वर्या वहाँ पे थी, और ऐश्वर्या ने डाल दिया था ग्रुप में कि नितिन नवीन हनुमान मंदिर पहुंचे। मैंने कहा कि अब कहाँ हम जाएँ, क्या करें। फिर हमने सोचा फाइनली कि हम जाते हैं गुरुद्वारे में उनका फॉलो करेंगे। हम जैसे ही गुरुद्वारे पहुंचने ही वाले थे, इतने में नितिन नवीन का काफिला आया। मैंने अपने कैमरा पर्सन से कहा कि भाई गुरुद्वारे के अंदर आप जूते चप्पल पहन के नहीं जा सकते, यहीं उतार दो अपने जूते चप्पल।
तो हमने गाड़ी के अंदर ही जूते उतार दिए, सॉक्स उतार दिए, और जैसे ही हम उतरे पहला पैर ज़मीन पर रखा, पूरी ठंडी ज़मीन ठंडी ज़मीन में पैर रखते हुए कह रहे यार बहुत ठंडा है, लेकिन भागना तो है ही। और आधे किलोमीटर पहले हम लोग की गाड़ी रुक गई, क्योंकि उनकी गाड़ी अंदर चली गई, हम लोग बाहर थे। आधे किलोमीटर पहले सिक्योरिटी की वजह से गाड़ी रुक गई। तो आओ देखा ना ताओ, जब काम सामने होता है और कैमरा हाथ में होता है, माइक हाथ में होता है, तो एक बटन होता है दिमाग के अंदर, वो अपने आप ही ऑफ हो जाता है। वो भूल जाता है कि ठंड है कि ठंड है कि बारिश गर्मी है, क्या है। मैं और मेरे सहयोगी कैमरा पर्सन दोनों भागे, भागते 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 जैसे ही हम गुरुद्वारे के अंदर घुसने वाले थे, एक पैर में लगा बहुत जोर से पत्थर, लगा, चोट लगी, लेकिन ध्यान नहीं दिया, अंदर गए। और अंदर जाने के बाद जो है सारे फॉलो कर रहे थे नितिन नबीन को। और अंदर जाने, जब आप गुरुद्वारे के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर जाने के बाद ना आपको हाथ पैर धो के अंदर जाना होता है। उसका एडवांटेज हम लोगों को मिल गया, क्योंकि हम लोग जूते उतार चुके थे। कई लोग जूते उतारने में उसमें बिजी थे, तो हम लोग सबसे आगे पहुँच गए। और पूरा फॉलो करते हमने देखा कि कैसे नितिन नबीन जो है वो सभी से मिल रहे हैं, हाथ सबसे उनके हालचाल जान रहे हैं। अंदर मत्था टेका उन्होंने गुरुद्वारे के अंदर, वहाँ पे ग्रंथियों से बात की, प्रसाद लिया, और उसके बाद वो जो है फिर बीजेपी ऑफिस की तरफ गए। लेकिन वो फिर भी बीजेपी ऑफिस नहीं गए, वो फिर अपने घर चले गए, और घर जाके अपने परिवार वालों से मुलाकात की उन्होंने। और उसके आधे पौने घंटे बाद, यानी कि 11 सवा 11 के आसपास फिर नितिन नबीन वहाँ पहुँचते हैं। अच्छा, अक्सर ऐसा देखते हैं ना हम लोग कि अगर कोई नेता बड़ा हो जाता है तो उसकी बॉडी लैंग्वेज अपने आप बदल जाती है। एक बोलते हैं ना गुरूर आ जाता है उसके अंदर में। लेकिन नितिन नबीन की जितनी तस्वीरें हम लोगों ने देखी, वो मंदिर के अंदर भी थे या मंदिर के बाहर भी जब निकल के आए, बड़ा ही सिंपल मिडिल क्लास वाला जो फीलिंग आता है ना, जिससे आप एक मिडिल क्लास को रिलेट कर पाता है कि हमसे निकला हुआ एक इंसान यहाँ तक पहुंचा है, उस तरह की फीलिंग है। और इसी के लिए मुझे लगता है पीयूष की जब वो निकले, आपको उम्मीद रही होगी कि बहुत सारा सिक्योरिटी रहेगा, 3-4 गाड़ियां निकलेंगी और फिर वो मंदिर के लिए जाएंगे, और एक गाड़ी में वो निकल गए। हाँ, एक गाड़ी में निकल गया अचानक से। ऐश्वर्या, आप घर पे गई थी, उनकी वाइफ से बात की आपने, उनके परिवार वालों से बात की, तो घर में किस तरह का आपको देखने को मिला? क्या वो वही मिडिल क्लास जो जिसके बारे में लोग बात करते हैं, वही मिडिल क्लास का फीलिंग आपको घर में भी आया? आपको चाय वाय पिलाया कि नहीं उन लोगों ने? चाय, सिर्फ चाय नहीं, मुझे लड्डू भी खिलाए गए, मुझे नमकीन भी खिलाया गया। वाह वाह। और ये बिल्कुल बोला गया कि नहीं, आप मतलब चाय पी के ही जाएंगी। तो मतलब एक जो होता है ना, जब आप किसी के घर जाते हो तो एक तो होता है कि भाई नहीं चाय है, एक होता है कि फॉर्मेलिटी नहीं, होती हाँ, है, एक होता है कि नहीं, एक होता है कि आप अपनत्व वाली जो बात होती है। पीजिए। हम्म। अच्छा भाई, अगर किसी के भी घर में कोई इतने बड़े पोस्ट पे आ जाए, मैं तो नए कपड़े खरीद लेती। तो मुझे भी यही उम्मीद थी कि उनके घर में उनकी वाइफ ने भी नए कपड़े खरीदे होंगे। उनकी सिस्टर रहती है बैंगलोर, बड़ी सिस्टर है। उन्होंने इनको सरप्राइज दिया उस दिन, और सरप्राइज के पीछे का रीज़न ये था कि भाई इतना बड़ा दिन है नितिन नबीन के लिए, तो भाई एज फैमिली आप कैसे नहीं होंगे। सही बात है। तो उनकी सिस्टर ने बड़ा सुंदर सा सूट पहना था, तो मुझे लगा ये भी नया ही होगा। तो मैंने पूछा, ये तो ऑफ रिकॉर्ड में, मैंने कहा ये नया आपका? कहती नहीं नहीं पुराना है। मैंने कहा अच्छा ओके। हमारी बातचीत हुई, फिर उनकी वाइफ आए सुंदर सी पिंक साड़ी पहन के, तो मुझे लगा चलो उन्होंने, दीदी ने नहीं खरीदा, वाइफ ने तो नई साड़ी पहनी ही पहनी होगी आज। मैंने उनसे भी पूछा, मैंने कहा आपने नई साड़ी खरीदी आज के लिए? कहती नहीं नहीं, क्यों खरीदेंगे, नहीं वो बहुत ऊंचे पद पे गए हैं, लेकिन साड़ी तो पुरानी है। मैंने बोला अच्छा। तो वो जो मिडिल क्लास की आप बात कर रहे थे, घर जो ये नया MP फ्लैट है, बहुत ही बेसिक, सिक्योरिटी उस दिन भी नहीं थी घर के नीचे। तो मुझे ऐसा लगता है ना कि नितिन नबीन का जो खुद का पर्सनैलिटी है, उसकी भी बड़ी स्ट्रांग मैसेजिंग हो रही है जी। और उनके एक दोस्त हैं विश्वजीत, वो बता रहे थे कि नितिन नबीन एज अ पर्सन, जब वो एक साधारण कार्यकर्ता हुआ करते थे, या फिर उनको जब बीजेपी में महत्व देना शुरू हुआ, तब भी वो दिल्ली में जब भी आते थे, उनके परिवार से जाकर मिलते थे। अगर बच्चों का बर्थडे है तो वीडियो कॉल करते थे, अगर वो खुद पर्सनली नहीं आ पाते थे। तो एक जो ह्यूमन कनेक्ट होता है ना, वो नितिन नबीन में पहले से था। अब कितना आगे रहेगा वो तो देखने वाली बात होगी। लेकिन राहुल बने बीजेपी के प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, इंटरनल मैटर है बीजेपी का, किसको उन्होंने बनाया। ये कांग्रेस को किस बात की? कांग्रेस का कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, मैं उसमें मौजूद था। तो किसी ने सवाल पूछा कि पवन खेड़ा जी, प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं कि नितिन नबीन उनके बॉस हैं। बोला ये कभी बोलते हैं मोहन भागवत बॉस हैं, कभी बोलते हैं नितिन नबीन, बिग बॉस चल रहा है क्या? तो बोले कांग्रेस को जाहिर है, वो बोले इंटरनल मैटर है आपका, आप जिसको बनाना है आप बनाइए, 45 ईयर्स का आपने बनाया है। लेकिन उनका बार बार आर्गूमेंट ये है कि आप चुनाव क्यों नहीं कराते हैं? आप हमेशा आज तक बीजेपी का कोई अध्यक्ष तो चुनाव हुआ, तो कहाँ चुनाव हुआ है? मतलब नॉमिनेशन आप फाइल करते हैं, फाइल करवाया, पूरा प्रोसेस फॉलो किया।
प्रोसेस, इसको निर्विरोध चुना जाना क्या हाँ, जाएगा ना। प्रोसेस वही है ना हाँ, उसमें। इलेक्शन तो नहीं हुआ ना। जैसे कांग्रेस के अंदर सोनिया गांधी ने भी इलेक्शन फेस किया हुआ है, मल्लिकार्जुन खड़गे भी इलेक्शन से बने हैं। बहुत खुश नहीं थे कांग्रेस के लोग जब 2-2 कैंडिडेट हो जाते हैं, तब भी बीजेपी बहुत ज्यादा लोग जो है खुश नहीं रहते हैं। नहीं, खुश नहीं बीजेपी रहते। में थोड़ी कोई शशि थरूर है कि आगे अलग से नॉमिनेशन फाइल कर दे। नहीं, शहजाद पूनावाला है ना, Basically कह रहे हैं एक disciplined मिनट party है। में शहजाद पूनावाला ने पार्टी को छोड़ी थी। कौन सी पार्टी? कांग्रेस यही बोल के कि मैं लड़ना चुनाव लड़ना चाहता हूँ और कांग्रेस। मेरे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो एक्सेप्ट नहीं किए जा रहे हैं और कांग्रेस में डेमोक्रेसी नहीं है, ये कह के उन्होंने छोड़ दी थी। शशि थरूर ने चुनाव लड़ा हुआ है, जितिन प्रसाद की पिताश्री है उन्होंने चुनाव लड़ा हुआ है। तो कांग्रेस के अंदर ये ऐसा नहीं है कि इलेक्शंस नहीं होते हैं, जब भी मौका लगता है इलेक्शंस होते हैं। उनका आर्गुमेंट ये है कि आपके यहाँ पर नहीं होते हैं, बीजेपी के अंदर नहीं होते। मिर्ची सर किसी को नहीं लगी हुई, वो तो ये कह रहे हैं कि उनका डाउनफॉल शुरू होगा। वो तो भाजपा का नितिन नवीन के आने से। वो कह रहे हैं कि ऐसे ही जनरेशन शिफ्ट हमने भी किया था, ऐसे ही जनरेशन शिफ्ट हमने किया था 2009 के अंदर, जब हमने आरपीएन सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया, मिलिंद देवरा, सचिन पायलट, इन तमाम लोगों को पावर्स दी थी। ये तमाम लोग सचिन पायलट को छोड़कर सारे बीजेपी में हैं। नहीं, लेकिन ग्राउंड में इसका ना कार्यकर्ताओं में इम्पैक्ट है। अगर मैं बंगाल स्पेसिफिक बात करूं, क्या है ना, वहाँ पे सबसे बड़ी जो मुद्दा रहता है कि जो एक्चुअल वहाँ के लोग हैं जो बीजेपी बहुत सालों से करते हैं या फिर जो लीडर्स रहे हैं, उनको कभी मौका नहीं दिया गया। जब एक बार मैं संदेशखाली गई थी तो संदेशखाली में एक बंगाल के बहुत पुराने बीजेपी के लीडर थे जो वीएचपी के साथ जुड़े थे, कार सेवक थे उस ज़माने के। तो ये बहुत पुराने टाइम से वीएचपी बीजेपी कर रहे थे। और संदेशखाली में जब पोल वायलेंस का मुद्दा उठा तो वो वैसे फैमिली से थे जो उनके ऊपर अटैक्स हुए थे। लेकिन जो नए लीडर्स को लाए गए बीजेपी द्वारा बंगाल में, जैसे शुभेंदु अधिकारी हो, ये सब जब वहाँ पे गए तो इन लोगों से कोई मिलना तो दूर, कनेक्ट ही नहीं था। तो बीजेपी में बहुत दिन से ये गुस्सा था, बंगाल में फैक्शन इतना ज़्यादा है कि इनकी डिस्कनेक्ट इतना ज़्यादा है, बाहर से लोग लाते हैं। तो ये नितिन नबीन को जो इन्होंने प्रेसिडेंट बनाया है, मेरी हाल ही में एक बात हो रही थी वहीं जो बीजेपी के पुराने वहाँ पे कार्डर्स है संदेशखाली में, वो ये कह रहे हैं कि अब हमें ऐसा लगता है कि शायद हमें भी मौका मिलेगा, कि हमें भी सुनने के लिए एक जगह दी जाएगी, क्योंकि कोई भी अगर बन सकता है। जैसे नितिन नबीन, ऐसा ही तो मैसेज है ना कि कोई अचानक से बन गया, तो वो पॉजिटिव एक मैसेजिंग शायद यूज करेगी बीजेपी, स्पेशली अगर हम बंगाल जैसे स्टेट की बात करें। लेकिन श्रेया, कई सारे लोग जो है ना वो सोशल मीडिया पे भी अलग अलग वीडियोस वायरल कर रहे हैं नितिन नबीन को लेके। वो तो जैसे मिर्ची लगने वाली बात है कि अब ज़बरदस्ती एक तरीके से कुछ रील काट के एक नेगेटिव मैसेजिंग देने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे एक रील है जहाँ पे प्रधानमंत्री जेपी नड्डा और नितिन नवीन ऐसे वॉक करके मीडिया के सामने, आफ्टर उनका वो पूरा इलेक्शन हो गया, कि वो एक फोटो आप और उसके लिए आ रहे हैं। तो उसमें ना मोदी जी क्या कर रहे हैं, उसको थोड़ा सा खींच के पीछे एक स्टेप कर रहे हैं। तो लोगों को लग रहा है अरे देखिए ये अपने आप को आगे करने के लिए इसको धक्का देके पीछे कर रहे हैं। लेकिन जैसे मीडिया, हम लोग वहाँ पे रहते हैं, तो वो जो पोडियम जैसा स्टेयरकेस है, वो बेसिकली वहाँ पे खड़े होके वो लोग वेव करके हमेशा फोटो करते हैं। तो वो जो लेवलिंग थी, अगर आप देखोगे, नितिन नवीन को उन्होंने एक स्टेप पीछे इसलिए किया ताकि दोनों सेम लेवल पे दिखे, तो फोटो सही आए, तस्वीर सही आए। तो उनका इरादा गलत नहीं था। तो जो जबरदस्ती रील्स काटी जा रही है, मुझे नहीं लगता कि उसका कोई एक्चुअल इम्पैक्ट भी होगा। उसमें एक रील और वायरल हो रही है जिसमें जब अनाउंसमेंट हो जाती है, उसके बाद दीनदयाल उपाध्याय की मूर्ति के पास माल्यार्पण करने के लिए सबके सब जाते हैं। तो पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा सब जा रहे हैं और नितिन नवीन भी वहाँ पर उनके साथ में फूल चढ़ाने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें क्या किया कि पीएम मोदी ने नितिन नवीन को आगे किया कि अब आप हमारे अध्यक्ष हैं, आप हमारे बॉस हैं, तो सबसे पहले माला आप चढ़ाइए, फूल आप चढ़ाइए। तो उन्होंने हाथ दे के आगे किया। अब लोगों ने क्या किया कि उस छोटी सी क्लिप को ही काट दिया है कि देखिए कैसे धक्का दे रहे हैं नितिन नवीन को। तो इस तरह की चीज जो है लोग सोशल मीडिया पर वायरल करते हैं, पूरी क्लिप नहीं दिखाते हैं। अब पीएम ये लोग नहीं करते हैं, ये ना ऑपोजिशन पार्टीज के आईटी सेल्स होते हैं, जिनको ऐसा मिर्ची नहीं लगती है है। कि सिर्फ बीजेपी का आईटी सेल है। अच्छा, ये सारी वीडियो जस्टिफाई कर। एक वीडियो देखिए अमित शाह और जेपी नड्डा जिसमें अलग करते हैं वो नहीं, वो वीडियो पे हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। वो वीडियो देखिए, एक ना जनरेशनल शिफ्ट हो रहा है बीजेपी में। लेकिन ऐश्वर्या, उस दिन एक बड़ा स्ट्रांग मैसेज गया पीएम की तरफ से। उन्होंने नितिन नवीन को बोला कि ये मेरे बॉस हैं। क्या इससे मैसेज देने की जो कोशिश है पीएम की, वो कितना सफल होगा? दूसरा, जो बीजेपी के लोग हैं उनके अंदर में किस तरह की बातचीत चल रही है? क्योंकि नितिन नवीन 45 साल की उम्र है, बहुत सारे जो लीडर्स हैं वो नितिन नवीन से सीनियर भी हैं, उम्र में भी और एक्सपीरियंस में भी। लेकिन अब चूंकि ये अध्यक्ष हैं तो इनकी बातों को मानना ही पड़ेगा।
क्या कुछ हो रहा है बीजेपी के अंदर इसको लेके? सबसे पहले ना मैं बात करती हूँ, जो तुम जिस वीडियो की बात कर रही हो, हम तो वहीं थे हाँ। स्टेज के ऊपर, तो वो स्टेयर्स हैं, बिल्कुल। दोनों तरफ से स्टेयर्स हैं, और फिर आप वहाँ प्लेटफॉर्म पे आ जाते हो। तो वो स्टेयर्स से जब आप उतरते हो तो ऑब्वियस सी बात है, अगर तुम नीचे होगे मैं ऊपर होंगी तो वो फोटो में गैप आ जाएगा। तो वो फोटो की वजह से ही, बिल्कुल। क्योंकि पीएम को ये पता था कि अच्छा यहाँ से फोटो खींचेगी, इसी वजह से वो उस जो आपने बोला ना कि वो फोटो तो ठीक आई, हम वहीं खड़े थे, हमारे आंखों के सामने ये सब चल रहा था, तो उसमें इंटेंशन ये बिल्कुल भी नहीं थी कि आगे पीछे किसी को किया जाए, एक लेवल पे फोटो आए। दूसरा, कई लोगों का कहना है कि भाई पीएम जिस तरफ है उस तरफ जाके नहीं बात होती है, ये प्रोटोकॉल होता है। अगर ऐसे स्टेज लगा है, मैं जहाँ हूँ, अगर वहां से पीएम को बोलना है तो सिक्योरिटी रीजन की वजह से वहां कोई और लीडर आके नहीं बात करता है। या आपने रैलीज में भी देखा होगा कि पीएम का अलग होता है, बाकी लोग जो है वो अलग जाके बात करते हैं। तो यही रीजन था कि नितिन नवीन उस जगह जाके बात किया था, सिक्योरिटी रीजन की वजह से होता है कि फोकस जो है वो पीएम जहाँ खड़े रहते हैं वहां होता है। तो ये तो कट गया। खैर वो वीडियो जो है कि वो टॉप एंगल से लिया गया था। देखो मुनीश, इसमें तो कोई झूठ नहीं है कि कई लोग उम्मीद लगा के बैठे थे कि वो कुर्सी शायद उनको मिलेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये भी कहना कि अचानक से बना दिया गया है, ये भी गलत है। बीजेपी टॉप लीडरशिप प्लस आरएसएस दोनों ने चुन के इनको निकाला है। तो ये अगर कोई भी या कहीं पर भी ये चल रहा है कि भाई अचानक से आ गए, ये नाराज़ है वो नाराज़ है, और बीजेपी का एक बहुत क्लियर चीज़ है कि भाई आपको पार्टी डिक्टेट को फॉलो करना है। ये चाहे होम मिनिस्टर अमित शाह हो, चाहे ये राजनाथ सिंह हो, चाहे ये योगी आदित्यनाथ, तो आपने इनके प्राइवेट कॉन्वर्सेशंस में भी ये बोलते हैं भाई पार्टी जहाँ लगाएगी हम वहाँ जाएंगे। तो किसी तरीके का कू या वो तो नहीं होगा बीजेपी में। थोड़ा सा हाँ लोगों को ये झटका ज़रूर लगा था, बिकॉज ये नाम तो कहीं नहीं कर रहा था, कोई कहीं पर भी राउंड्स नहीं कर रहा था। बट जो क्लोज डोर कॉन्वर्सेशंस हैं बीजेपी में, जो आपको भी पता है कि हवा भी नहीं पार हो पाती उन कमरों में से, तो वो इन्फॉर्मेशन नहीं किसी के पास थी कि ये बनने वाले हैं। चेंज जो बीजेपी को अब लगता है, आप तमिलनाडु लो, आप वेस्ट बंगाल लो, जो कनेक्शन उनको लग रहा है मिसिंग है, जो टूट गया है, वो उनको लग रहा है कि नितिन नवीन के आने से ये दोबारा से बना पाएंगे। वो यूथ वाला जो कनेक्शन है, बिकॉज वोटिंग पैटर्न जो देखा गया है, थोड़ा सा यूथ पे इनको फोकस करने की ज़रूरत है। क्योंकि अब जो आगे चुनाव आने वाले हैं ना, देखिए जब नड्डा जी थे तो कम से कम ये था कि बीजेपी ने बहुत सारे इतिहास रचे, कई राज्यों में इतनी सीटों के साथ वो जीते कि पहले वो जीत दर्ज नहीं की गई थी। लेकिन जब नितिन नवीन अब नए अध्यक्ष बने, बड़ी जिम्मेदारी रहेगी। वेस्ट बंगाल बीजेपी के लिए आसान नहीं होने वाला है, तमिलनाडु आसान नहीं है, असम में टक्कर होगी, केरल आसान नहीं होने वाला है, उसके बाद अगले साल में उत्तर प्रदेश के चुनाव आएंगे, वो भी आसान नहीं होने वाले। तो चैलेंजिंग टाइम तो नितिन नवीन के लिए रहने वाला है। लेकिन राहुल, आपके कांग्रेस में क्या चल रहा है इस समय? कल हमने देखा कि राहुल गांधी पगड़ी पहनकर, कंधे पे कुदाल लेकर खड़गे जी के साथ खड़े थे। कल सर वो एक कार्यक्रम रखा गया था, जो सिविल सोसाइटी के मेंबर्स हैं, जो मनरेगा के लिए काम करते हैं, जो मजदूर और जो एक्टिविस्ट हैं, उनका एक कार्यक्रम रखा गया था जवाहर भवन में, और उसको ऑर्गेनाइज किया था संदीप दीक्षित जी ने। राहुल गांधी भी वहाँ पर पहुँचे थे, और वो दरअसल कुछ मनरेगा के वर्कर्स से उन्होंने उनको पगड़ी बांधी। अगर आप वो पगड़ी का स्टाइल आप देखें तो वो तेलंगाना में, अगर आप याद करें, वाईएसआर वैसा पहनते थे। वाईएसआर राजशेखर रेड्डी जो हैं वो उस तरीके से पहनते थे, आंध्रा की तरफ उस तरीके से पहना जाता है। और वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो खड़गे जी को भी पहनाया गया और राहुल गांधी को भी पहनाया गया। तो खड़गे जी को जब बांधा गया तो उन्हें फिर कुडाल दी गई, फिर राहुल गांधी को एक कुडाल दी गई, सिंबॉलिकली कि हम जो काम करते हैं। तो खड़गे जी जो समझदार, बिल्कुल वो जानते थे कि कैमरे चल रहे हैं सामने, उन्होंने तुरंत उसको अपने, राहुल गांधी उनके हाथ में थी वो कुडाल, लेकिन उन्हें लगा कि भाई इसको मैं हाथ पे पकड़ के रखूं या इसको अपनी छाती के पास लेकर आऊं या क्या करूं। लेकिन खड़गे जी ने बिल्कुल एकदम उसको अपने कंधे पे ऐसे लगा, और राहुल गांधी ने देखा, ही टुक अ क्यू, कि उन्होंने देखा कि भाई रख लिया उन्होंने भी, तो उन्होंने भी फिर अपने ऐसे रखा, और फिर वो तस्वीर क्लिक हुई। एक बारी वैसे मजदूर का बेटा हूँ, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब एक बार राज्यसभा में बोल चुके हैं कि मैं मजदूर का बेटा हूँ, तब जब धनखड़ साहब ने कहा था कि मैं किसान का बेटा हूँ। तो बहुत जो चुनाव जिनकी आप बात कर रहे हैं, एक छोटी सी मैं बस बीजेपी के लिए एक बात कहना चाहता हूँ। बीजेपी की सबसे बेहतरीन बात जो मुझे लगती है, कहा जी ये ओबीसी का युग है, बीजेपी ओबीसी का अध्यक्ष बनाएगी, क्योंकि ओबीसी सबसे बड़ा चंक है। ये बना कौन? अपर कास्ट। फिर कहा जी बीजेपी जो है महाराष्ट्र में बहुत बड़ी जीत मिली है और उसके नीचे साउथ में अपनी एक्सपेंशन चाहती है, इसलिए साउथ से बनाएगी। बना कौन? बिहार से।
फिर कहा कि बीजेपी इस बार पहली बार महिला को बनाएगी। बना कौन? पुरुष। बीजेपी जो है ना, वो खेल के नियम बदलते रहती है। ये बात तो एग्जाम्पल के सही। तौर पे बताता हूँ मैं आपको, बिल्कुल सही। एग्जाम के तौर पे बताता हूँ सर। महाराष्ट्र के अंदर कहा गया है कि यहाँ पर सिर्फ मराठा मुख्यमंत्री बन सकता है, बीजेपी ने बनाया ब्राह्मण मुख्यमंत्री। हरियाणा के अंदर कहा गया है कि सिर्फ और सिर्फ जाट मुख्यमंत्री बन सकता है, बीजेपी ने बनाया पंजाबी को और सैनी को। झारखंड के अंदर कहा गया कि वहां पर सिर्फ ट्राइबल सीएम बन सकता है, वहां बनाया रघुबर दास को, ओबीसी को। बीजेपी क्या करती है, जो सेट नॉर्म है ना सर, उसको बिल्कुल उल्टा खड़ा कर देती है। एक्सपेरिमेंट करते हाँ, उल्टा खड़ा कर देती है सर। और फिर उसकी जो राजनीति है फिर वो वहां से शुरू करती है। वो अपने खेल के नियम खुद बनाते हैं, वो आपकी पिच पे जाकर नहीं खेलेंगे। अब तक क्या होता रहा हरियाणा के अंदर, जाट वोटों को इकट्ठा करो, मुस्लिम इकट्ठा करो, दलित इकट्ठा करो, सरकार बना लो। बीजेपी ने कहा हटाओ। महाराष्ट्र में ये क्या किया कि हम नॉन मराठा की पॉलिटिक्स करेंगे। तो बीजेपी की ये बात जो है कांग्रेस के अंदर भी अप्रिशिएट की जाती है कि हाँ भाई, बीजेपी कुछ चीज़ों में ऐसी है जो कि हमें सीख सकते हैं, उसमें बेहतर है। फ्लोर मैनेजमेंट की भी बीजेपी जिस तरीके से करती है, खास तौर पे अमित शाह जो फ्लोर मैनेजमेंट करते हैं, उसको लेकर भी मेरे को बताया गया कि हाँ भाई वो बेहतरीन तरीके से करते हैं। उसका एक एग्जाम्पल था ट्रिपल तलाक कानून। बीजेपी का नंबर नहीं था, बीजेपी के पास नंबर नहीं था उस समय पे। बीजेपी उस टाइम पे माइनॉरिटी में थी राज्यसभा के अंदर, लेकिन बीजेपी ने 2 पार्टियों को एब्सटेन कराया और नंबर आया और निकाल लिया। उसका ना राहुल एक रीज़न है, उसका एक रीज़न ये है कि जिनकी ड्यूटी होती है ना, रोस्टर ड्यूटी, हम जब उन मंत्रियों के रूम्स में जाते हैं तो अगर आपको 2 बजे वहाँ होना है अंदर लोकसभा में या राज्यसभा में, 1:45 आपको वो लीडर्स वहाँ मिल जाएंगे। तो हम जब उन लोगों के रूम में जाते हैं तो बाकी लोग होते हैं बट द मिनिस्टर इज़ नॉट देयर। क्यों भाई? क्योंकि उनकी रोस्टर ड्यूटी है। तो ये रोस्टर ड्यूटी को सैक्रोसैंट मान के चलते हैं। और दूसरी बात, आपने देखा होगा कि हम सब रात को 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक पार्लियामेंट में रुके हैं। टॉप लीडर्स के अंदर आपने देखा होगा सोनिया गांधी रहती हैं, वो जब रात को भी वोटिंग करने आती हैं। बीजेपी की तरफ से सारे टॉप नेता रात तक रुकते हैं जब तक कि संसद बंद नहीं हो जाता। वो विजुअल्स प्रूफ हैं। आप देखेंगे कि कितनी बार गृह मंत्री अमित शाह रात को 2-2:30 बजे उतरते हुए नजर आते हैं, उनके साथ बाकी जितने नेता हैं। तो फ्लोर मैनेजमेंट का जो आप कह रहे हो ना, उसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि यू नीड टू बी प्रेजेंट। 10 लोग भी अगर हैं तो फिर वो लोग वहाँ मौजूद होने चाहिए। नहीं, लेकिन इसमें अगर कांग्रेस को ऐसा लगता है कि बीजेपी इतने बेहतरीन तरीके से वो कुछ रणनीति चीजें करती है तो कांग्रेस को किसने रोका है? लेकिन प्रॉब्लम वही है कांग्रेस के अंदर, सर जब वीक होते हैं अगर ना, राजस्थान में कोई दिक्कत हो रही है तो आप डिसाइड नहीं कर पाते हो कि किसको मुख्यमंत्री बनाना है या किसको कंटिन्यू हरियाणा? करना है। कर्नाटक में अभी चल रहा है, आप सबके आंखों के सामने है। एक इट विल टेक ओनली 1 स्टेटमेंट फ्रॉम खड़गे साहब या राहुल गांधी, वो आके बोल दे मल्लिका सिद्धारमैया जो है पूरे 5 साल खत्म हो जाएगा सब कुछ। वो जो आप बोल रहे हैं कि उनके सामने हरियाणा उनके सामने चला गया। हरियाणा कांग्रेस पार्टी हरियाणा चुनाव हारी है 22,000 वोटों से, पूरा असेंबली इलेक्शन, कहीं 200 वोटों से, कहीं 600 वोटों से। अगर थोड़ी बहुत भी अगर उस टाइम पर रोकने की कोशिश की होती, या राहुल गांधी खुद, वो खबर मैंने ही ब्रेक करी थी, मुझे अभी भी याद है। राहुल गांधी CAC की मीटिंग ओवर हुई, मैंने एक नेता को फ़ोन किया कि सर किस किस सीटों पर क्या क्या नाम तय हो गए। बोला यार राहुल, ये तो हर बच्चा भी खबर कर लेगा, लिटरली उसने कहा। मैं तुम्हें खबर देता हूँ, खबर चलाओ कि राहुल गांधी ने कहा है कि आप अलायंस का एक्सप्लोर करिए आम आदमी पार्टी के साथ में, और ये कहा उन्होंने, और ये खबर चलाओ। मैं 11 बजे रात को खबर ब्रेक हुई। अगले दिन फिर जो दीपक बाबरिया, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा कि भाई मेरी दो बार की मुलाकात हो चुकी है राघव चड्ढा के साथ में, फिर भी अलायंस नहीं हुआ। आम आदमी पार्टी की तरफ से बाकायदा लिस्ट जारी करी गई कि ये वो सीटें हैं जो आप हमारी वजह से हारे हो, हमारे उम्मीदवार को इतना वोट मिला और आप इतने वोटों से हार गए। बेसिकली जले पे नमक छिड़कते हुए कि आप अलायंस कर लेते तो आप आज सरकार में होते। तो कांग्रेस जो है सर, उसमें कल ही कोई नेता कह रहा था यार कांग्रेस जो है ना बड़ी लूज पार्टी है, मतलब बीजेपी की तरह नहीं है कि हाँ भाई जो अध्यक्ष बोल रहा है वही मंडल का अध्यक्ष बोल रहा है, ऐसा नहीं है। यहाँ तो तमाम लोग अपनी अपनी बात भी करेंगे। कांग्रेस में चेंज कब आता है, मतलब फॉर द बेटर गुड, जब कांग्रेस नहीं, कांग्रेस के जो नेता है वो एक डायरेक्शन में मूव करते हैं, एक भाषा में कभी नहीं बोलेंगे। कांग्रेस के जो नेता हैं वो बीजेपी की तरह आप देखिए सब एक लाइन बोलते हैं। बीजेपी कांग्रेस में तो ऐसा नहीं है, वहां पे कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। तो वो जब वो एक तरफ चलते हैं तब कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है। एक लाइन का भी ड्रॉ आप देखो, एक लाइन, जैसे कर्नाटका के अंदर ये तय हुआ कि भाई हम लिटरली, ये तय हुआ कि भाई हम जो लड़ाई मलाई करेंगे वो सत्ता में आने के बाद करेंगे। अच्छा अभी जीतो,
अभी जीत जाओ। पहले जीतो, पहले जीतो। रणदीप सिंह सुरजेवाला के पास एक गाड़ी है ब्रियो, बड़ी छोटी सी गाड़ी आपने देखी होगी, हाँ? उसमें वो खुद गाड़ी चलाकर अपने साथ में सिद्धरामैया को बिठाकर, डीके शिव कुमार को बिठाकर वो कांग्रेस दफ्तर आते थे कि इन दोनों को इतना ग्रिप पकड़ के रखा हुआ है कि छोटी सी गाड़ी में तीनों आ जाएंगे। छोटी सी गाड़ी में वो आते थे ज्यादा ताकि, डिस्टेंस नहीं दे सकते। हाँ, क्योंकि उन लोगों ने ये तय कर लिया था कि भाई अभी जीतना है इलेक्शन, लड़ाई मलाई करेंगे बाद में कर लेंगे। लड़ाई मलाई अभी भी चल रही है, सरकार भी चल रही लेकिन है। सरकार भी तो चल रही है ना, आप पावर में भी तो हैं, यू आर एंजॉयिंग पावर। तेलंगाना के अंदर यही हुआ। अच्छा, ऐसा कमलनाथ कर लेते बेचारे, कोई सरकार नहीं जाती, कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया दोनों को बिठा डेमोक्रेसी लेते। का मॉडरेशन नहीं, चाहिए सरकार तो कांग्रेस वहां में। पर भी आ गई थी, सरकार आ गई थी, सरकार तो वहां पर भी आ छोटी गई। गाड़ी ब्रियो लेके वहां भी चले जाते हैं। भोपाल तो झीलों का शहर है, झीलों से दर्शन कराते हुए तो सिंधिया साहब चले गए। राहुल, मैं इसी पे बात करना चाह रहा था। जो इस वक्त सबसे बड़ी हेडेक ना सिर्फ कांग्रेस की बल्कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के लिए भी है, वो है ओवैसी। इस पे हम चर्चा करेंगे लेकिन ब्रेक के बाद। इस मामले में तो ये दिख रहा है कि एक कंस्ट्रक्शन होना था, वो हुआ नहीं, लेकिन चूंकि बेसमेंट खोद दिया गया और वो ऐसे का ऐसा ही रहा पिछले 3 साल। बच्चों के लिए क्या सुविधा है, पार्क होने चाहिए, औरतों के लिए क्या सुविधा बिल्कुल, है, बिल्कुल। और सीनियर सिटीजन्स के लिए क्या सुविधा है। पर इतना कौन सोचता है? हमारे यहाँ तो मुझे लगा नहीं आज तक किसी। Our cities are nothing in modern terms. We cannot compete with even the poor countries of the world. तुरंत एक हेलीकॉप्टर आ जाएगा, वो रेस्क्यू कर लेगा, फायर फाइटर्स की टीम पहुंच जाती है, कमाल का काम करती है, वीडियोस वायरल होते हैं, हम देख के हैरान रह जाते हैं कि अरे बिल्ली के बच्चे को बचाने के लिए इतनी मेहनत कर दी किसी ने, जान। और यहाँ हम देख रहे हैं तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। सभी चाय का आनंद ले रहे हैं। आज दिल्ली में मौसम जो है वो बड़ा ठंडा हो गया है। कड़क चाय वाला मौसम। यहाँ पे बारिश हो रही है और थोड़ा सब भी चाहिए था। कड़क चाय जो है उसका आनंद ले रहे हैं। लेकिन जिस बात की हम चर्चा कर रहे थे राहुल, कांग्रेस काफी परेशान है आजकल और उनकी परेशानी की वजह है ओवैसी साहब। देखिए, अब कांग्रेस पार्टी से मतलब इंडिया गठबंधन से लिटरली मिन्नतें करते रहे बिहार MIM के लोग कि आप हमें अलायंस में ले लीजिए। 6 सीट उन्होंने कहा कि आप हमें दे दीजिए, 5 सीट हमें दे दीजिए, लेकिन जाहिर है कांग्रेस पार्टी ने उनको साथ में नहीं लिया। नतीजा क्या आया? कांग्रेस की आई 6, उनकी आई 5। अभी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का इलेक्शन हुआ, नगर पालिका का, महाराष्ट्र के अंदर कांग्रेस की कुछ 300 कुछ समथिंग कुछ सीट्स आई हैं। MIM की कितनी सीट्स आई हैं? 124। तो धीरे धीरे हो क्या रहा है? अच्छा, जो पहली चॉइस है वो कांग्रेस और कांग्रेस के अलायंस पार्टनर्स जो थे अब तक इतने जमाने से, अब उनको लगने लगा है कि वो चेंज हो रहा है। अब देखिए, पवन खेड़ा ने एक बात कही थी मुझे कल। उन्होंने कहा था कि एक पार्टी और एक धर्म की जो पॉलिटिक्स होती है ना, जो पार्टियां होती हैं, वो ना ऐसे ही राइज करती हैं, क्योंकि वो आते हैं ओवैसी साहब, तुम्हारे साथ तुम अब्दुल कब तक दरी बिछाएगा, अब्दुल के साथ ये हुआ, इस इलाके में तुम लोगों को फंड नहीं मिल पंचर रहा, ठीक करेगा। हाँ, ये जो लैंग्वेज जो वो यूज कर सकते हैं, ये कांग्रेस पार्टी कभी यूज कर सकती है? कभी नहीं कर सकती। उसको एक उनका एक एडवांटेज मिलता है, और एडवांटेज मिलने की वजह से अब क्या हो रहा है? अब ये हो रहा है कि अब 2 हेविली मुस्लिम डोमिनेटेड स्टेट्स में इलेक्शन है। कहाँ? बंगाल और असम। अब ये चर्चा है कि क्या वो अलायंस करेंगे वहां पर जाकर, क्या वो वहां चुनाव लड़ेंगे? वहां पर भी एक स्कोप है। वहां पे एक बदरुद्दीन अजमल की एक पार्टी है, AIUDF। बंगाल के अंदर फुरफुरा शरीफ है, हुमायूं कबीर हैं, इस तरीके के लोग हैं। क्या इनका कोई अलाइनमेंट होगा? और अगर हुआ तो किसका वोट काटेंगे? जाहिर है कांग्रेस का वोट काटेंगे। और सबसे बड़ी चिंता सर, सॉरी मुखिया जी, तो सबसे बड़ा जो उनका कंसर्न है वो है उत्तर प्रदेश। ये तो कांग्रेस फिर का। भी बंगाल में तो देखो कुछ है नहीं कांग्रेस के लिए ज्यादा, असम में चलो वो एक सामने लड़ाई में है, लेकिन सबसे ज्यादा उनको यूपी से वो है उम्मीद है 29 की, कि अगर इन्होंने वहां पे आके अगर हमारा खेल खराब करना शुरू किया, हमारा और समाजवादी पार्टी का, तो फिर दोबारा सरकार में नहीं आएंगे हम। 29 से पहले 27 का 27 का चुनाव, 29 का चुनाव नहीं, बेसिकली तो वही कह रहे हैं ना कि 29 तो फिर खत्म हमारे लिए। भाई कितनी सीट आई उत्तर प्रदेश के अंदर ऑपोजिशन की? 43 सीट्स। पिछली बार कितनी आई थी? 15। और उसकी पिछली बार आई थी 7। तो क्या कांग्रेस को ये लग रहा है कि जो मुस्लिम वोटर्स कांग्रेस को वोट करते थे अब वो ओवैसी साहब के साथ जा रहे हैं, ऐसा कुछ लग रहा है? उनको लग रहा है कि अभी हमारा वोट नहीं ले रहा है वो। अभी वो वोट ले रहा है किनका? एनसीपी का, समाजवादी पार्टी का।
ऐसी पार्टीज का वोट ले रहे हैं। अभी आरजेडी का, उन्होंने कहा अभी हमारा वोट नहीं ले रहे, लेकिन जब दिल्ली में लड़ेंगे तो किसका वोट लेंगे, जब यूपी में लड़ेंगे तो किसका वोट लेंगे, जब असम में लड़ेंगे तो किसका वोट लेंगे। लेकिन ये Even कंसर्न Bengal- समाजवादी पार्टी का नहीं है। हाँ? कल समाजवादी पार्टी के क्या सांसद से हमारी बात हो रही थी, वो ये बता रहे हैं कि 7% वोट शेयर वाली पार्टी क्या बीजेपी को हरा सकती है। 7% वोट शेयर है, लेकिन ये एक्नॉलेजमेंट भी है कि 7% वोट शेयर ओवैसी का यूपी में हो चुका है। लेकिन हराने का नहीं, नहीं, लेकिन वो जीतेंगे नहीं वो अलग बात है, वो हरा देंगे ना, वो जीतेंगे नहीं इलेक्शन, ये मैं आपकी बात मानने के लिए तो तैयार हूं। उसके लिए- लेकिन ऑपरेशन को हरवा देंगे, लेकिन उनका ये मानना है, काटेंगे वोट काटेंगे। उनका ये कहना है कि अगर यूपी में कोई बीजेपी को हरा सकता है तो वो समाजवादी पार्टी है, क्योंकि वहां के मुसलमान ये बात जानते हैं कि बीजेपी को हराने के लिए अगर किसी पार्टी को वोट करना है तो वो समाजवादी पार्टी है। ये समाजवादी पार्टी के एक सांसद का कहना है। तूने कभी ओवैसी साहब का भाषण सुना है इन पर्सन? हाँ, तो कई परसेंट इन सुना है, पर्सन मैंने सुना है। 25 साल का अगर मैं मुसलमान लड़का हूं ना, हाँ, मैंने सुना है। तो हाँ बिल्कुल जोश भर देता है वो आदमी जब नहीं, जब ऐश्वर्या बोलता थी है। बिहार में जब वो ओवैसी का रैली कवर किया था उन्होंने। इस जोश भर देते हैं। एक बात और राहुल, मैं तुमसे जानना चाह रही हूँ, हम कहते हैं बातचीत हो रही है, ओवैसी किससे बात करते हैं कांग्रेस में? राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, बात होती किससे? एक ही व्यक्ति से बात होती है उनकी, किससे? उनका जो बड़े भाई हैं, छोटे भाई हैं, रेवंत रेड्डी, जिनको रेवंत रेड्डी ने खुद कहा था कि मेरे छोटे भाई हैं। और जो तेलंगाना ब्रिज है, हैदराबाद ब्रिज है, वही एक ब्रिज है। अगर अभी कोई बातचीत हो नहीं रही है, अभी इस वक्त कोई बातचीत नहीं हो रही है, लेकिन अगर इन फ्यूचर अगर कांग्रेस पार्टी को कोई टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग करनी है, कोई समन्वय बनाना है, तो वो थ्रू रेवंत रेड्डी ही होगा। क्योंकि हम जो सुनते हैं कॉरिडोर्स में, मुनीष, जो बात हम लोग सुनते हैं वो ये है कि कभी ओवैसी साहब ने खत लिखा कि भाई मैंने तो लेटर लिखा है। मतलब ये मोड ऑफ कम्युनिकेशन मुझे तो नहीं समझ आता। भाई अगर आप बात करना चाहते हो, अब जैसे अगर हम तमिलनाडु की बात करें तो पीयूष गोयल जो बीजेपी से इंचार्ज हैं, भाई वो पहुंच गए ना चेन्नई, वो मीटिंग्स ले रहे हैं ना, इन पर्सन बैठ के सीट शेयरिंग की बातें हो रही है ना, पेपर के ऊपर या आमने सामने बैठ के। ये जो हम अलायंस की बात सुनते हैं कि भाई ओवैसी करना चाहते हैं, बिहार में भी हमने सुना करना चाहते नहीं हैं। तो लेटर लिखा था उनके अध्यक्ष ने, जो बिहार के अध्यक्ष थे अख्तर इमान, उन्होंने एक लेटर लिखा था तेजस्वी यादव, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी। ओवैसी ने ये हालत कर दी है कांग्रेस पार्टी की, उत्तर प्रदेश में खास करके, कि समाजवादी पार्टी ये कह रही है, उनके एक नेता से हमारी बात हो रही थी, वो ये कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी कहीं पर मजबूत है तो हमें बता दें, हम वहाँ पर उनको उम्मीदवार दे देंगे। अगर कांग्रेस पार्टी हमसे वो गठबंधन करना चाहती है 2027 चुनाव के लिए, उनको सीरियस होना पड़ेगा। 100 सीटें मांग रहे हैं, 100 नहीं, सीटें लेकिन कैसे उसमें पीयूष ये भी है ना, मुझे ऐसा लगता है कि कई बार ये ना आपकी राजनीतिक रणनीति होती है। आप कहते हैं कि आप गठबंधन करना चाह रहे हैं, लेकिन सच में आप गठबंधन करना चाह रहे हैं क्या, ये भी होता है। आप इस तरह के फिलर्स जो हैं आप देते हैं चुनाव के पहले, लेकिन जब बात नजदीक तक आती है ना, या चुनाव नजदीक तक आता है, तब आप बोलते हैं कि भाई हम अकेले लड़ेंगे। और उसमें सबसे बड़ा फायदा मुझे ऐसा लगता है बीजेपी का होता है, जो कांग्रेस के लिए अंदर में क्या बोल रहे हैं राहुल, अंदर खाने में क्या बातचीत चल रही है कांग्रेस में? कोई नेता जिससे आपकी डायरेक्टली बात हुई हो इस चीज को लेके? मेरी एक बहुत सीनियर नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, खुद भी माइनॉरिटी से ही आते हैं। उनका ये कहना था, देखिए अभी ऑफ लेटली तो हमारे लिए कोई थ्रेट नहीं है, क्योंकि वो अभी जो हमें डैमेज नहीं कर रहे, लेकिन आगे चल के हमको डैमेज ऐसा कर सकते हैं। उसका उन्होंने कहा कि देखिए उसको टैकल करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। टैकल करने के लिए हमको भी थोड़ा सा उसी मोड में जाना पड़ेगा जो वजह साहब कर रहे हैं। क्या, हमें भी सेंट्रिक बात करनी पड़ेगी। भाई सेंट्रिक बात राहुल गांधी तो नहीं करेंगे, जाहिर है, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब तो नहीं करेंगे, नेशनल पार्टी है, लेकिन कोई व्यक्ति तो बात करेगा। आपको ये भरोसा देना पड़ेगा मिनॉरिटीज़ को, एक कोई रोड मैप बताना पड़ेगा। मतलब टेक फॉर ग्रांटेड नहीं है आप लोग भी वोटर हैं और आप लोग भी गिरवान है, तो हम उसको टेक केयर करेंगे इस तरीके से भाई कि हाँ भाई नहीं इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, हमें वोट डालेंगे, ऐसे अब ये अप्रोच चलेगी नहीं। क्योंकि ये, और यही वो कर रहे हैं, वो यही बता रहे हैं बार बार घूम घूम के मुस्लिम मतदाताओं को कि देखिए आप जो है आप इस्तेमाल होना बंद कर दीजिए, आपको सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये सब चीज़ें सर मैं तुमसे यही पूछ रहा था पीयूष, इसलिए कि अगर मैं 25 साल का लड़का हूँ ना, मुसलमान युवक, और मैं किसी गांव में रहता हूँ या किसी छोटे शहर में रहता हूँ, या फॉर दैट मैटर किसी शहर में रहता हूँ, 25 साल का हूँ, जब मैं सुनूंगा ना ओवैसी को, वो आदमी जिस तरीके से स्पीच देता है, फायरी स्पीच देता है वो इंसान, बहुत अच्छे ओरेटर हैं, आपने भी सुना होगा। ना सिर्फ अच्छा ऑरेटर बल्कि उनके पास में जानकारी बहुत है। तो खुद वो लॉयर हैं, जो जानकारी उनके पास में रहती है, बहुत सारे बड़े बड़े नेता हैं, शायद वैसी जानकारी उनके नहीं वो पार्लियामेंट में भी उनको जब लोग वो बोलते हैं तो लोग सुनते हैं उनको रुक कर, और तो जाहिर है उनकी अपील है।
अपील है, लेकिन एक बार बताओ हाँ। कि क्या अगर एक यूपी के मुसलमान को अगर वो लगता है कि वो इन्फ्लुएंस होके ओवैसी से वोट कर देंगे ओवैसी को, और उनको बीजेपी के खिलाफ वोट करना है या बीजेपी के खिलाफ सरकार चाहिए, तो क्या ओवैसी को वोट करने से बीजेपी के खिलाफ सरकार खड़ी हो पाएगी? एक बात और- पॉसिबल नहीं है ना। क्यों नहीं possible? उसके लिए आपको उस पार्टी को वोट करना पड़ेगा जिसका एक लार्जर वोट बैंक है। तो रेवंत रेड्डी के अलावा कहीं और बातचीत होती है किसी और बड़े नेता से किसी राज्य में? नहीं, देखिए उस तरीके से तो उनके दोस्त हैं जो पार्लियामेंट में उनसे मिलते हैं, कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं, उनसे उनका रास्ता है। लेकिन अभी कल ही मैंने झारखंड के कैबिनेट मिनिस्टर हैं, हेल्थ मिनिस्टर हैं इरफान अंसारी, हाँ। उनका इंटरव्यू किया ओवैसी साहब को लेकर। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने न्योता दे दिया ओवैसी साहब को। उन्होंने कहा कि ओवैसी साहब आप आइए, आपसे राहुल- बातचीत करते हुए बोला राहुल गांधी को फ़ोन करिए, हमारी टॉप लीडरशिप से बात करिए, हम कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हैं, हम कम सीट्स ले लेंगे, आप हमारे साथ आइए और हम मिलकर चुनाव लड़ते हैं असम में और बंगाल के अंदर। उन्होंने कहा अपनी चिकनी चुपड़ी, उनका शब्द है ये, आप इस चिकनी चुपड़ी बातें कर कर हमारा बहुत सारा नुकसान कर रहे हैं और बीजेपी आप ही की वजह से पावर में है बिहार के अंदर, ये भी उन्होंने कहा। तो अब ये देखिए हर चीज़ होगी, उनको प्लेकार्ड करने के लिए। मेरा कहने का मतलब ये है द एम फैक्टर, MIM, जब मैंने उनका इंटरव्यू किया था तो उन्होंने मुझे रीट्वीट भी किया था जब मैंने ये पोस्ट लिखा था उनके लिए। तो जो एम फैक्टर है अब उसको इग्नोर नहीं कर सकते आप। मेरे कहने का मतलब ये है। नहीं, जो राहुल आप बात कर रहे हैं ना, उसमें एक बड़ा मैसेज मुझे समझ में आ रहा है। कांग्रेस पार्टी खुद ओवैसी को न्योता दे रही है और ये बोल रही है कि भाई आप बताइए, अपनी शर्तें बताइए, उसके बाद हम गठबंधन कर सकते कांग्रेस हैं। ने नहीं कहा सर, मतलब कांग्रेस के एक नेता हैं वो डिसाइडिंग अथॉरिटी नहीं है, जाहिर है। लेकिन उनके इंटरव्यू के बाद इट इज स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन नाउ। अब कॉन्वर्सेशन शुरू हो जाएगी कि क्या यार उनसे बात कर लेनी चाहिए, क्या कुछ टैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग करनी चाहिए। ओवैसी तो खुद गए थे ना उनके पास, कांग्रेस के पास, और बिहार चुनाव से ठीक पहले चिट्ठी लिखी थी बाकायदा उन्होंने, तो उनके अध्यक्ष ने कि भाई आप हमको ले लीजिए। और फिर मैंने अखिलेश प्रसाद सिंह का इंटरव्यू किया, उन्होंने कहा कि वो तो सांप्रदायिक पार्टी है। तो बिहार में जिस तरीके का प्रदर्शन किया ओवैसी की पार्टी ने, उससे कम से कम ये तो बात साफ हो गई कि आगे आने वाले जो चुनाव हैं उसमें आप ओवैसी को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, खास करके वो पार्टियां जिनको ऐसा लगता है कि मुस्लिम्स उनको वोट कर सकते हैं। एक छोटे सा सॉरी मैं भूल जाऊंगा वरना आप बोल रहे थे ना कि कांग्रेस कितना बड़ा थ्रेट मानती है। जिस नेता से मैं मिला उन्होंने मेरे को बताया कि ओवैसी साहब अपनी 7 सीटें लड़ते हैं असेंबली की हैदराबाद के अंदर, वो 7 के 7 उस बार फिर जीत गए। लेकिन किसी को ये बात, मतलब बहुत कम लोगों को पता है, अब चूंकि उनकी बातें हो रही हैं, कि वो 2 सीट MIM, एक सीट जीती है वो 800 वोटों से और दूसरी सीट जीती है 1800 वोटों से। यानी अगली बार के लिए उनका ये कहना है कि कांग्रेस को आप राइट ऑफ मत करिए। हमने उनका जो किला है, जो उनका हैदराबाद का किला है ना एक तरीके से, भाई उनके पिताश्री भी MP रहे, वो भी MP रहे, उनका भाई MLA है, हमेशा वही लोग जीतते हैं। उन्होंने कहा है कि नामपल्ली एक तो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी, मुझे नाम याद आ गया, और एक और कोई असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है, 2 असेंबली वो 818 से जीते हैं। उन्होंने कहा अगली बारी आप देखना ये दोनों सीटें हम निकाल लेंगे। तो कांग्रेस जो है वो ये जानती है कि हाँ ठीक है, ओवैसी साहब जो हैं ही हैज़ अराइव्ड, मतलब धीरे धीरे उनका वो हो रही है, बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर हम उन्हें टैकल करना चाहेंगे, लड़ेंगे मजबूती से, तो कर भी लेंगे। लड़ेंगे मजबूती से तब कर लेंगे। हाँ, अभी उनका कहना है कि अभी कमी है, मजबूती नहीं है। हाँ कमी है। श्रेया, इसका फर्क बंगाल में क्या होगा? क्योंकि एक मुस्लिम फैक्टर ऐसा है कि वहाँ पे भी जो तमाम पार्टियां हैं बीजेपी को छोड़ के, वो उस फैक्टर के ऊपर राइड करना चाहती हैं। उनको लगता है कि सरकार एम फैक्टर की वजह से वहाँ पे बन सकती है। वहाँ के वोटरों के बीच में क्या है, वैसे वहाँ पे भी फैक्टर है या फिर कैसे? ओवैसी एवं ओवैसी जैसे मुस्लिम पॉलिटिक्स वहाँ पे एक बहुत बड़ी मुद्दा बन चुकी है, क्योंकि मालदा, मुर्शिदाबाद, ये जो डिस्ट्रिक्ट्स आप बात करें जो हेविली मुस्लिम डोमिनेटेड है, इसके अलावा साउथ बंगाल में भी ऐसे कुछ असेंबली सीट्स है, उसमें डायरेक्ट इम्पैक्ट है। हाल ही में कुछ दिन पहले मेरी एक तृणमूल कांग्रेस की MP से बात हो रही थी, जो एक वेटरन मुस्लिम पॉलिटिशियन है और कांग्रेस में भी रह चुके हैं, तो मॉडरेट मुस्लिम पॉलिटिशियन आप कह सकते हैं। तो वो भी कह रहे थे कि ये जो ओवैसी फैक्टर है ये इसलिए ज़्यादा दिक्कत दे रही है क्योंकि अब हुमायूं कबीर भी आ गया पिक्चर में। हुमायूं कबीर ने अपनी पार्टी फ्लोट कर दी है, जनता उन्नयन पार्टी। तो वहाँ पे तो AIMM के जो बंगाल यूनिट है, उन्होंने ऑफ लेट ये बोल दिया उनके ब्लॉक के लोगों को कि हाँ हम अलायंस करेंगे हुमायूं कबीर की पार्टी के साथ। तो ये एक चर्चा शुरू हो चुकी है। इसके अलावा वो नेता मुझसे कह रहे थे, क्योंकि वो भी अपना ग्राउंड सर्विलेंस करते हैं, उनके भी इंटेलिजेंस होते हैं, उनको ये दिख रहा है कि जैसे मुर्शिदाबाद, मालदा वाले बेल्ट से वहाँ पे ना सिर्फ
MIM और जनता उन्नयन पार्टी की अलायंस, वहाँ पे SDPI के भी फोर्सेस है, SDPI भी एक साथ अलायंस में आने की कोशिश कर रहे हैं, और उसके साथ साथ वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया जो कि जमात का और एक विंग है, उमर खालिद के जो पिताजी है वो चुनाव भी लड़ चुके हैं उस पार्टी से बंगाल में एक बार, तो वो सब एक साथ इकट्ठा होने की कोशिश कर रहे हैं। और वो नेता ये कह रहे हैं कि उनको इसलिए लगता है कि ये बीजेपी के बी टीम की तरह फंक्शन करते हैं क्योंकि उनको एक मुद्दा बना दिया जाता है। 2024 में कैलकाटा हाईकोर्ट की राय आती है कि 35 जो मुस्लिम कम्युनिटीज़ है OBC से उनको स्ट्राइक ऑफ कर दिया गया, तो वहां पे ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया, इनको जॉब्स नहीं मिल रहे, 5 लाख OBC सर्टिफिकेट्स कैंसिल हो गए, तो अब मुसलमानों के लिए कोई बात नहीं कर रहा है। तो ये जो एक ग्राउंड तैयार करके दिया गया है, उनको लगता है कि ये तो भैया जब तक बीजेपी की सरकार है इनके लिए ग्राउंड तैयार करके दे देंगे और फिर ये लोग चुनाव जीत जाएंगे। तो एक तरीके से ये ना सिर्फ कांग्रेस, ये TMC को भी अब लगता है कि जेन्युइन रीजन है मानने का कि हाँ ये ऐसे फंक्शन करेंगे और इस बार घातक भी हो सकते हैं। तो सिर्फ कांग्रेस के लिए नहीं, इवन फॉर TMC इस बार MIM, OSC और इस टाइप की पॉलिटिक्स आपको इलेक्शन में फ़र्क दिखने को मिलेगी। एक चीज़ बताओ श्रेया, वहाँ पे जैसे अगर मान लीजिए कोई मुस्लिम मतदाता का नाम कटा हुआ है, ठीक है, उसको इलेक्शन कमीशन में अपील करना है कि भाई आपने गलत तरीके से काट दिया, इस तरह की चीज़ें वहाँ पर हो रही हैं। जो मुस्लिम्स हैं क्या उनके अंदर में एक डर का माहौल है कि भाई वोट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ऐसा कुछ चल रहा है वहाँ पे? डर का माहौल नहीं है, डिफायंस का माहौल है। डर का माहौल इसलिए नहीं है क्योंकि आप फॉर्म 7 डिलीशंस देख लीजिए, फॉर्म 7 डिलीशंस बीजेपी सबमिट नहीं कर पा रही है, हर रोज कहीं पे मारपीट हो रही है कार्यकर्ताओं के बीच। तो जो डिलीशंस के लिए अर्जी है वो ही अगर बीजेपी के BLS दे नहीं पाएंगे, सबमिट नहीं कर पाएंगे, तो नाम किसका कटेगा? दूसरी तरफ से अगर आप तृणमूल कांग्रेस के BLS को देखिए, वो तो लगे हुए हैं कि इनकी दस्तावेज बनाने के लिए। तीसरा जो आप इन्फिल्ट्रेटर की तुम बात कर रहे हो, उसके लिए ऑलरेडी एक पूरा प्रोसेस है। जैसे मतुआ महासंघ बोल के एक कमेटी है जो ऑलरेडी अभी आप जब इलेक्शन कमीशन के पास जाएंगे, अगर आप बांग्लादेश से आए हैं और हिंदू है तो आप वहां से मतुआ महासंघ से एक सर्टिफिकेट ले जाके उसको आप अटैच कर सकते हैं। तो वो तैयारी ऑलरेडी हो गई है। मतुआ महासंघ में भी तृणमूल के भी फैक्शन है, बीजेपी की भी फैक्शन है, तो ये एक तरीके से पूरा बीजेपी को बेनिफिट करेगा, ये भी हम नहीं कह सकते। तीसरा, अगर मुसलमान की डिफेंस की बात करें तो मालदा में एक हाल ही में कहानी हुआ, एक बंदे को बुलाया गया हियरिंग के लिए, उसके बाप दादा का परिचय देने के लिए, तो वो कब्र का मिट्टी लेके आया। कब्र का उसके बाप जो उसके दादाजी है, उनके दादाजी की कब्र की मिट्टी हियरिंग के दौरान लेके आए ऐसे इकट्ठा करके, और कहे कि आप यहाँ से DNA जांच कर लीजिए। तो जो मुसलमान में डिफायंस है वो बहुत ज़्यादा है, आक्रोश बहुत ज़्यादा है। और एक तरीके से जब तक फॉर्म 7 डिलीशंस की जो प्रोसेस है, जो बीजेपी ने दूसरे राज्यों में इस्तेमाल किया था इसी SIR के दौरान, वो बंगाल में वो अगर इस्तेमाल नहीं कर पाए तो तृणमूल में तो एटलीस्ट ये कॉन्फिडेंस है कि SIR का कोई इफेक्ट बंगाल में तो बीजेपी को मदद नहीं दे रही है। राहुल, अलायंस करेगी कांग्रेस वेस्ट बंगाल में? सवाल ममता बनर्जी से पूछा जाना चाहिए कि वो अलायंस करेंगी कांग्रेस साथ में। देखो, जब मैं आपको किस्सा इंडिया बताऊं? ब्लॉक शुरू हुआ था, हाँ। उस वक्त ममता बनर्जी सबसे बड़ा चेहरा हुआ करती थी। नीतीश कुमार जो थे उनके ऊपर जिम्मेदारी थी सबको साथ में लाने की। फिर जब पहला चुनाव आया इंडिया ब्लॉक के लिए, बड़ा चुनाव था वो वेस्ट बंगाल वाला, और वहाँ पे हमने देखा अलायंस हुआ नहीं। अधीर रंजन चौधरी को लेके बहुत सारी चीज़ें बातें की गई थी। तो इसीलिए मैं सवाल पूछ रहा हूँ कि इस बार क्या अलायंस का चांस है या फिर कांग्रेस अकेले लड़ेगी? कांग्रेस इस बार अकेले चुनाव लड़ने पर विचार कर रही है। देखिए, उन्होंने ममता बनर्जी उनके अलायंस नहीं करना चाहती। अब कांग्रेस पार्टी इंसिस्ट करे, सोनिया गांधी खुद इंटरवीन करें, तब एक चर्चा हो सकती है। लेकिन प्राइमा फेसाई जो स्टांस है वो ममता बनर्जी का, वो नहीं चाहती है कांग्रेस अलायंस करना। लेफ्ट के साथ कांग्रेस अलायंस इस बार खुद ही नहीं करना चाहती। क्यों? पिछली बार अलायंस किया था, कोई फायदा हुआ नहीं। इस बार तो और कमजोर है लेफ्ट, और अगर अलायंस करेंगे उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा केरला के अंदर, जहां पर वो सामने चुनाव लड़ रहे हैं लेफ्ट पार्टी सही है। तो उससे नुकसान ज्यादा है और फायदा कम है। भाई, अभी कितनी कांग्रेस पार्टी के कौन सा बहुत ज्यादा MLAs वहां जीत करा रहे हैं, या आप कुछ बहुत ज्यादा स्थिति चेंज हो नहीं गई है, या लेफ्ट भी वहां पर खड़ा हो गया हो, ऐसा भी कुछ नहीं है। लेकिन केरला के अंदर ये स्थिति है कि कांग्रेस सत्ता में आ सकती है। अभी उन्होंने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा, जो लोकल बॉडी पोल्स हुए थे उसमें अच्छा नतीजा है। तो कांग्रेस मुझे नहीं लगता कि सर इस बार अलायंस करेगी बंगाल के अंदर।
और ममता बनर्जी भी जाहिर है सर क्यों ही खड़ा करना चाहेंगी कांग्रेस को? उसका कारण ये है ना कि बंगाल में ममता बनर्जी स्ट्रांग है और केरल में कांग्रेस स्ट्रांग है, तो दोनों तरफ से लॉस ना हो ना, इसलिए कोई भी नहीं चाहेगा कि आपस में अलायंस हो। लेकिन क्या इस बार हम फिर से देखेंगे कि बंगाल में जो बड़े चेहरे हैं, खास करके योगी आदित्यनाथ जो कि हिंदुत्व का एक बड़ा चेहरा माने जाते हैं बीजेपी की तरफ से, ऐश्वर्या, ऐसे लोग जाएंगे क्या वहां पे चुनाव प्रचार करने के लिए? क्योंकि एक बड़ी खास तस्वीर जिसके बारे में आप चर्चा कर रही थी कि जब नितिन नवीन को अध्यक्ष बनाया जा रहा था और योगी आदित्यनाथ जब आते हैं बीजेपी के हेडक्वार्टर में, जबरदस्त भीड़ वहां पर, मतलब कि रास्ता लगभग ब्लॉक हो गया था, आप वहां पे थी। उसमें ना 2 चीजें थी, एक तो स्टैम्पीड जैसी सिचुएशन हो गई थी, और बीजेपी में वो जो रास्ता है जिस गेट से आप एंटर करते हो वहां पे बड़े बड़े गमले रखे हैं, वो जो बड़े गमले हमने देखे होंगे ना, भीड़ इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि एक गमला टूट गया। अच्छा। हाँ, कई गमले टूट गए। एक गमला टूटा और जो उनकी सिक्योरिटी थी उन्हें एक टाइम पे आके योगी आदित्यनाथ को प्रोटेक्ट करना पड़ा, जैसे कि वो शील्ड नहीं बना लेते हैं, क्योंकि इतनी ज्यादा भीड़ हो गई थी। तो वो चल रहे हैं, भीड़ उमड़ चुकी है, जबकि इस बार बहुत सख्ती थी, बहुत स्क्रूटनी थी बीजेपी हेडक्वार्टर्स के अंदर, बहुत ज़्यादा लोगों को एंट्री नहीं मिल रही थी, बहुत स्क्रूटनाइज्ड वे के अंदर था कि भाई इतनी ज़्यादा भीड़ ना बढ़ जाए कि लोग अकोमोडेट ही ना हो पाए। उसके बावजूद इतनी भीड़ थी, आप सोचो गमले टूट रहे हैं, उनकी सिक्योरिटी को उनको प्रोटेक्ट करना पड़ रहा है, और लोग पागलों के जैसे इंतज़ार कर रहे हैं, गिर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर ताकि उनके साथ एक सेल्फी खिंचाई जा सके। और बहुत सारे बीजेपी के नेता वहाँ मौजूद थे, लेकिन स्टैंड आउट जो किया वो इनकी पॉपुलैरिटी थी। और कैंपेनिंग के अंदर मैं आपको बता दूं, ऊपर के टॉप 3 में नाम रहता है योगी आदित्यनाथ का, क्योंकि जब कैंडिडेट्स होते हैं वो अपना प्रेफरेंस भेजते हैं, हर पार्टी के अंदर वो प्रेफरेंस भेजते हैं कि भाई यहाँ पे आप इन्हें भेज दीजिए। तो साउथ में भी आपको ये देखने को मिला है कि योगी आदित्यनाथ को मांगा जाता है। तो बंगाल जैसी जगह में, और अभी हाल फिलहाल ही योगी आदित्यनाथ ने बात भी करी है कि डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश हो रही है, हम ये नहीं होने देंगे। बिहार के अंदर उनकी रैलीज के अंदर मुनीश लोग बुलडोजर लेके पहुंच गए, किसी ने कहा नहीं था कि बुलडोजर लेके आप पहुंचिए, क्योंकि मैं जहाँ खड़ी थी वहाँ पीछे पीछे भाई का और है। तो मैंने उस संयोजक से पूछा, कुछ बेल्ट मैंने कहा आपने लोगों को कहा था बुलडोजर लेके आने के लिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि विजुअली अच्छा लगेगा। लोग अपने आप बुलडोजर लेके आए, लोगों ने पैसा भी खर्चा किया, क्योंकि कई ऐसी जगह होती है ना जहाँ जेसीबी वगैरह मिलती है। तो जब लोगों को पता चला कि अच्छा 2 दिन बाद योगी आदित्यनाथ बिहार में उस जगह आएंगे, तो बुकिंग हुई बाकायदा जेसीबी की कि हम जेसीबी लेके जाएंगे। तो इस तरीके की एक फैन फॉलोइंग एक तबके में योगी आदित्यनाथ की है। और वेस्ट बंगाल जहाँ ऑलरेडी इतना पोलराइजेशन है, तो मुझे लगता है कि कैंपेन लिस्ट में फीचर करेंगे योगी। नहीं, वो मैंने भी देखा था, मेरा खुद का एक्सपीरियंस था, मैं बिहार गया हुआ था उस वक्त चुनाव के पहले, और जब कुछ लोगों से मैंने पूछा कि किस तरह का चुनाव का माहौल है, आप लोग क्या किसको वोट करेंगे, क्या करेंगे, एक उत्सुकता रिपोर्टर के तौर पे कि किसकी सरकार आ सकती है, हवा किसकी है, तो हवा किसकी है वो पता करने के लिए। तो जब मैंने 2-3 लोगों से वहां से पूछा, सारे लोगों का यही कहना था कि हमें ना योगी आदित्यनाथ जैसा मुख्यमंत्री चाहिए, क्योंकि यूपी और बिहार के बॉर्डर मिले हुए हैं। आप जब यूपी से बिहार की तरफ जाते हैं, और कई लोग अगर जब से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बन गया है तो कई लोग उसका इस्तेमाल करते हैं, आपको ना एक क्लियर डिफरेंस दिखता है यूपी और बिहार में अभी भी। तो यूपी से अगर आप बिहार में जा रहे हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि बॉर्डर खत्म हो गया है, बिहार से यूपी में आएंगे तो आपको समझ जाएगा अब यूपी का बॉर्डर शुरू हो गया है। तो उसमें से कई सारे जो लोग थे ना, वो मुझे बोले कि हमें योगी आदित्यनाथ जैसा एक मुख्यमंत्री चाहिए और वैसा वो देखना चाहेंगे। लेकिन राहुल इस वक्त यूपी में भी बड़ा दिलचस्प हो रहा है। योगी आदित्यनाथ की बात कर रहे हैं हम लोग, जो ये मेला चल रहा है माघ मेला, हाँ। माघ मेला में एक शंकराचार्य को लेके बवाल मचा हुआ है। सर कांग्रेस पार्टी ने इसको लेकर 2 दिन पीसी करी लगातार। अखिलेश यादव भी काफी एग्रेसिव है। मुझे याद नहीं कभी कांग्रेस पार्टी ने किसी इशू पर 2 दिन लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करी हो। पवन खेड़ा ने 2 दिन लगातार इस प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, और उन्होंने बाकायदा वो वीडियो चलवाए जिसमें जो शंकराचार्य हैं अभिमुक्तेश्वरानंद जी, उनका जो रथ है उसको जबरदस्ती बाहर लेके जाया जा रहा है। जो छोटे जो ब्राह्मण बच्चे हैं उनको चोटी से शिखा से, उनको आपने भी देखा होगा वो विजुअल, उसको खींचा जा रहा है। ये जो तमाम जो विजुअल्स हैं उन्होंने बाकायदा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में चलवाए, और उन्होंने पूछा कि भाई आप जो ये बर्ताव कर रहे हैं, आप कहने को आप बोलते हैं कि आप हिंदूवादी पार्टी हैं, और आप ये बर्ताव कर रहे हैं ऐसे लोगों के साथ में, आप कहते हैं कि भाई
योगी आदित्यनाथ जो है वो मठ से आते हैं, लेकिन उसके बाद भी इस तरीके से बर्ताव किया जा रहा है। तो ये कांग्रेस पार्टी ने इसको उसके बाद सचिन पायलट ने इस पर स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए था उनके साथ में। और जिस तरीके से ये पूरा माहौल बना है ना सर, इस तरीके से आप तो देखिए कि अगर इसको कंट्रोल नहीं किया गया, अगर बीजेपी की तरफ से अगर इसको नहीं कंट्रोल किया गया तो देन इट कैन एक्चुअली बैकफायर। नहीं उसमें लेकिन ना राहुल जिस पूरे सब्जेक्ट पे हम लोग बात कर रहे हैं उसमें बाकी का जो साधु संत का तबका है ना जी। वो अभी भी योगी के साथ में खड़ा है। बिल्कुल ठीक है, योगी ने कल बड़ी एग्रेसिव स्पीच दी और उसमें उन्होंने कालनेमी कालनेमी शब्द का इस्तेमाल किया। कालनेमी बहुत सारे लोगों को पता होगा, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। जब लंका में युद्ध चल रहा था और लक्ष्मण को जब तीर लग गया था तो उस वक्त हनुमान जी को भगवान राम ने बोला था कि आप जाके संजीवनी लेकर आइए, क्योंकि वैद्य ने बोला था कि वो संजीवनी की ज़रूरत है। तो जब हनुमान जी संजीवनी लेने के लिए निकले वहाँ से तो उन्हें रास्ते में बीच में एक बहुत बड़ा आश्रम दिखा और भगवान का मंदिर दिखा, तो वहाँ पे रुक गए। और रुकने के बाद उन्हें लगा कि भाई भगवान के आशीर्वाद लेते हुए चलें। तो वहाँ पे एक ऋषि मुनि बैठे हुए थे, तो ऋषि मुनि ने उनसे बातचीत की जो कुछ भी, और उन्होंने बोला कि मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा और तुम जाके नदी में स्नान करके आ जाओ। तो हनुमान जी गए नदी में स्नान करने के लिए और वहाँ पे उनके पैर को एक मगरी ने पकड़ लिया, मगरमच्छ, फीमेल मगरमच्छ पकड़ लिया और हनुमान जी ने उसका वध कर दिया। तो वध करने के बाद उन्हें समझ में आया कि जिस मगरी ने उनका पैर पकड़ा हुआ था दरअसल उसे श्राप था, और वो जब श्राप से मुक्त हुई तो उसने बताया कि जिस ऋषि मुनि के पास में आप गए हो वो ऋषि मुनि कल छपट से आपको मारना चाहता है और वो एक राक्षस है। तो हनुमान जी को पता चला, उसके बाद में वो गए, उन्होंने पैर छूने के बहाने उस ऋषि मुनि को खींचा और उस ऋषि मुनि का नाम था कालनेमी, जो रावण का भाई था। और रावण ने जिम्मेदारी दी थी कि हनुमान जी जब आएंगे तो उनका रास्ता रोकना है। तो जो ये शब्द का प्रयोग किया योगी ने, इसको लेके कई सारे जो लोग हैं उत्तर प्रदेश में, कई सारे जो नेता हैं वो खास करके विपक्ष के, और मुझे लग रहा है कि इसको विपक्ष ज़्यादा मुद्दा इसके लिए बनाना चाह रही है क्योंकि योगी आदित्यनाथ खुद एक संत समाज से आते हैं, कई लोग उसी तरीके से भगवाधारी हैं तो उसी तरीके से देखते हैं, और इस तरह से जो कुछ भी वहाँ पर हुआ प्रशासन और शंकराचार्य के बीच में उसको लोग मुद्दा बना रहे हैं। नोटिस दिया गया है उनको कि आप बताइए कि आप शंकराचार्य हैं। 2 नोटिस दी गई पुलिस की तरफ से, प्रमाणित कीजिए। तो ये तमाम जो चीजें हैं कांग्रेस को लग रहा है कि एक तबका है जिसकी सेंटिमेंट्स हैं, हर्ट हुई हैं, और उसको हम जाहिर है अपनी तरफ लेकर आ सकते हैं। और देखिए एक नेता ने कहा कांग्रेस पार्टी के मुझे कि जो धर्म है वो बीजेपी के पीछे, तो अगर बीजेपी अगर उस पर अगर लूज बैटिंग करेगी तो जाहिर है हम जाकर वहाँ पर जाकर खेलेंगे। तो ये जो हुआ है उनके हिसाब से ये बीजेपी जो है, या तो उनका आप कह सकते हैं कि उनसे एक गलती हो गई या वो सही तरीके से टैकल नहीं कर पाए। नहीं, मुझे लगता नहीं कि इसमें कोई गलती मान रहा है बीजेपी में, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने अपनी स्पीच में बहुत क्लियर कर दिया कि भाई साधु संत जो हैं उनकी खुद की कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है, जो राष्ट्र है वो उनका स्वाभिमान होता है, तो उनकी तरफ से भी ऐसा ही बर्ताव होना चाहिए। और जिन शंकराचार्य की हम बात करें उनके ऊपर यही आरोप लगा था कि वहाँ पे पुलिस ने मना किया कि बहुत भीड़ है, आप वहाँ पर मत जाइए, रथ लेकर मत जाइए, अपनी पालकी लेकर मत जाइए, आप पैदल चले जाइए। जिसको लेके पूरा विवाद खड़ा हुआ कि ये पहले से एक प्रथा चलती आ रही है, इसकी वजह से हम पालकी में ही जाएंगे, जिसको लेके पुलिस ने 2 शो कॉज नोटिस भेजी। लेकिन इसको लेके राजनीति जो है यूपी में, और अखिलेश यादव खास करके पीयूष, वो बड़े अग्रेसिव हैं इसको लेकर। उनका ये मानना है, एक मीटिंग हुई अभी अखिलेश यादव ने सभी सांसदों के साथ मीटिंग की अपने, उसमें उन्होंने ये कहा कि 27 की तैयारी के लिए 37 जुट जाओ। ये 37 सांसद हैं उनके, 37 के 37 जुट जाओ। और उसमें जब एक डिस्कशन ये हुआ धर्म को लेकर, जो आप बात कर रहे हैं, तो जब ये डिस्कशन हुआ कि धर्म में हमेशा जो है बीजेपी हिंदुत्व का मुद्दा आके लेके चलती है, तो एक डिसाइड किया गया है समाजवादी पार्टी की तरफ से कि धर्म का जवाब जाति, और यही है पीडीए, पिछड़ा दलित आदिवासी के तहत जो है वो अब चुनाव लड़ेंगे, और जाति
की राजनीति इस बार, जैसे हम बिहार में हमेशा से लंबे समय तक हम देखते रहे कि जातियों की राजनीति हुई है, तो इस बार पूरी तैयारी है समाजवादी पार्टी की कि जातियों को लेकर आप चुनाव लड़िए और जातियों के हिसाब से आप अपने टिकट्स बांटिए। और इसीलिए इस मीटिंग के अंदर ये आइडेंटिफाई किया गया है कि किस सीट पर हम बीजेपी के खिलाफ कौन सी जाति को खड़ा कर सकते हैं। और हर सीट पर, हर जिले को लेकर समाजवादी पार्टी एक स्पेसिफिक एजेंडा, स्पेसिफिक मैनिफेस्टो लेके आने वाली है कि वहाँ की जातियों को क्या नुकसान है, जो वहाँ पे अगर बीजेपी स्ट्रांग है उनके खिलाफ कौन सी जाति स्ट्रांगेस्ट खड़ी हो सकती है, उसकी तैयारी इस वक्त समाजवादी पार्टी की तरफ से की जा रही है। उनका ये मानना है कि अगर, मतलब एक उदाहरण के तौर पर मेरे को समझाया गया किसी के द्वारा, उन्होंने बताया कि अगर मैं ये कहूँ कि आप हिंदू हैं, अगर बीजेपी कहती है आपको कि आप हिंदू हैं और आप हिंदुत्व के लिए बीजेपी को वोट करिए, तो हम ये कहेंगे कि आप ब्राह्मण हैं या राजपूत हैं, और ब्राह्मण है तो ब्राह्मणों के साथ किस तरह से भेदभाव बीजेपी कर रही है इस जगह पर, और राजपूतों के साथ भेदभाव कैसे इस कॉन्स्टिट्यूंसी में कर रही है। तो किस तरह से जातियों में बांटने की कोशिश इस वक्त समाजवादी पार्टी कर रही है, और पूरी कोशिश है कि उसी हिसाब से चुनाव लड़ा जाए। और इसीलिए हिंदुत्व के मुद्दे पर कांग्रेस बीजेपी को घेर रही है, वहीं दूसरी ओर जाति वाले मुद्दे पर पूरी कोशिश है समाजवादी पार्टी की कि वहाँ पर चुनाव सिर्फ इस लेवल पर लड़ा जाए। ऐश्वर्या, क्या इसका जो इफेक्ट है वो इस बार जो सत्र शुरू होगा संसद का, वहाँ पे देखने को मिलेगा? क्योंकि बजट सत्र आने वाला है, आप उसको कवर भी करेंगी। मुझे ऐसा लगता है कि देखिए 28 तारीख से ही टीएमसी बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होने वाली है। हमने देखा कि पिछली बार पूरी रात जब टीएमसी के सांसद बैठे हुए थे तो ऐसा ही कुछ धरना प्रदर्शन आपको दिखेगा। सबसे इंटरेस्टिंग जो मुझे लगता है जो इस बार भी देखने को मिलेगा, तो मकर द्वार जो है वो काफ़ी बड़ा है अब, मतलब पहले के मुकाबले। जो पुराना संसद था, गेट नंबर 4 और 12 से सब उतरते थे, वो छोटी सी सीढ़ियाँ थी। अब तो मकर द्वार बड़ा है काफ़ी, कई सारे सांसद जो हैं एक साथ उतरते हुए आते हैं, और ऑपोजिशन जब विरोध भी करता है तो वो विजुअल बहुत ह्यूज लगता है, बिकॉज सब एक साथ धड़ धड़ करके उतरते हुए आते हैं। लेकिन एक तरफ से कांग्रेस कर रही होती है प्रदर्शन, मोस्टली संसद के अंदर प्रियंका गांधी उसे लीड कर रही होती हैं। दूसरी तरफ महुआ मोइत्रा, डेरेक ओब्रायन, ये लोग टीएमसी का प्रदर्शन कर रहे हैं। तो जो मुझे समझ आता है, मुझे नहीं पता कांग्रेस ने क्या डिसाइड किया है इस बार, लेकिन टीएमसी काफ़ी अग्रेसिव रहने वाली है, और ये आपको देखने को मिलेगा इस वाला जो सत्र है उसके अंदर। और एक बार जब बजट आ जाएगा तो ऑपोजिशन किसी भी फॉर्म का बजट हो, वो उसका विरोध तो वो करेंगे ही करेंगे कि ये गलत है और वो गलत है। तो इस बार भी बहुत आक्रामक रहने वाले हैं, क्योंकि टीएमसी को ऐसा लगता है कि ये इसकी क्लिप्स जो हैं वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में भेज के उसको ये बताएंगे कि हमने लड़ा। इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, बीजेपी ने पिछले सेशन में अपने जो उनके नेता हैं बंगाल के, उनको ये बोला है कि आप हिंदी में बाइट्स देंगे। तो पार्लियामेंट के अंदर जो बीजेपी बंगाल वाले लीडर्स हैं उनको आप देखेंगे बंगाली में बोलते हैं, बट वो हिंदी में भी बोलते हैं। उसका रीज़न ये है कि बीजेपी को लगता है कि बंगाल में भी एक ऐसा तबका है जो हिंदी स्पीकिंग है, तो उनको वो आउटरीच करने के लिए बीजेपी के जो टॉप लीडरशिप है उन्होंने सलाह दी है अपने नेताओं को कि जब आप बात करें, क्योंकि टीएमसी ने धरना दिया तो वो लोग आके रिएक्ट करेंगे, तो आप हिंदी में बात करिए। तो कहीं ना कहीं ये भी हमें देखने को मिलेगा कि काउंटर उसको कैसे किया जा रहा है जो टीएमसी करेगी। लैंग्वेज के मामले में क्या ये बैरियर नहीं हो जाएगा बीजेपी के लिए? क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा जो बीजेपी के जो स्टेट जो फैक्शंस है उनका यही कहना होता है कि इनकी जो डिफिकल्टीज मेन होती है, जहाँ बाहर से भी जब बीजेपी के नेता आते हैं बंगाल में भाषण देने के लिए, जैसे अभी हम योगी आदित्यनाथ की बात कर रहे हैं, उनका हर जगह रिसेप्शन होता है, लेकिन अब पिछले चुनाव की फोटोज अभी भी उठा के देखिए जो टीएमसी ने वायरल किया था, खाली थे उनके, क्योंकि हिंदी लोग सुनने के लिए आते नहीं है। हाँ, तो अर्बन वोटर्स हाँ, है, लेकिन जो ज्यादातर वोट बैंक है बंगाल में, तो लोगों को दिक्कत ही है कि भैया आप बंगाली में क्यों नहीं बात कर रहे हो। लैंग्वेज एक बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट है। बंगाल का चुनाव बड़ा खास होने वाला है, लेकिन बंगाल के अलावा 4 और राज्य हैं जहाँ पे चुनाव होने वाला है, और इन चारों राज्यों में जिस तरह की राजनीतिक गतिविधियां हैं वो अब तेज पकड़ रही हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग मुझे लगता है ना, तमिलनाडु की पॉलिटिक्स। इतना इंटरेस्टिंग इलेक्शन बहुत सालों बाद देखने को मिल रहा है, जहाँ पे त्रिकोणीय लड़ाई है। अभी तक हर जगह क्या हो रहा है ना, एक पार्टी वर्सेस दूसरा पार्टी, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस या एनडीए वर्सेस इंडिया ब्लॉक हो रहा है। लेकिन इस बार 3 और तीनों के तीनों पावरफुल, एआईडीएमके बीजेपी अलायंस की बात कर लें, या फिर टीवीके जो एक नया फैक्टर आया है उसकी बात कर लें, या फिर डीएमके कांग्रेस अलायंस की बात कर लें। लेकिन राहुल, जो पिछले कुछ समय से चल रहा है कि
डीएमके के साथ में कांग्रेस का अलायंस टूट जाएगा, एक के बाद एक बयान आ रहे हैं, कोई ट्वीट कर रहा है और कोई बोल रहा है कि भाई हम विजय के साथ निकल लेंगे तो हमारी विजय हो जाएगी। देखिए सर, अभी तो ये कहा गया है तमाम नेताओं को कि भाई आप पब्लिकली इस इशू पर ना ट्वीट करेंगे और ना ही आप इस पर कोई स्टेटमेंट देंगे जब तक मल्लिकार्जुन खड़गे साहब इस पर एक फैसला नहीं कर देते, किस पर, सीट नंबर पर और सीट पावर शेयरिंग के ऊपर, तो तब तक स्टेटस को है। लेकिन कल मैं एक नेता से मिला, तमिलनाडु से ही वो नेता हैं, उन्होंने मुझे एक बात कही कि देखिए भाई, जब मैं मिलने के लिए गया था, उनको भी मीटिंग में बुलाया गया था, तमिलनाडु की जो मीटिंग हुई थी, तो उन्होंने कहा भाई जब मैं मिलने गया था तो मैंने तो बोला कि अलायंस मत करिए टीवी के साथ में, कम से कम मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा, और बिल्कुल मैंने कहा कि नहीं रखिए। क्यों? क्योंकि तमिलनाडु के अंदर इस तरीके के लोगों को पसंद नहीं किया जाता जो पाला बदलते हैं। आप एक बार एआईडीएम के साथ जा चुके हैं, फिर डीएम के साथ जा चुके हैं, और अब क्योंकि अब टीवी का राइज हो रहा है तो आप टीवी के साथ जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ये हमारे लिए इट विल बी डैमेजिंग इन द लॉन्गर रन। तो हम कम से कम, उन्होंने कहा, मेरी तो ये राय थी भाई नहीं करना चाहिए। और उन्होंने एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग बताई कि देखिए ये जो हो रहा है ना, ये ऐसा नहीं है कि पावर शेयरिंग इस बार मांग रहे हैं, पावर शेयरिंग पिछली बार भी मांग रहे थे। पावर शेयरिंग जो आप सुन रहे हैं, उसका सबसे बड़ा कारण है क्योंकि टीवी के आ गए तो आप ज्यादा चला रहे हैं, और ये वो पावर शेयरिंग तो हम पहले दिन से मांग रहे हैं। कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी होगी जो सत्ता में रहकर भी अपने मंत्री ना बनवा पाए? जाहिर है हम तो मांग ही कर रहे हैं। लेकिन डीएम के जो है, उसने कहा आपको कोई आइडिया नहीं है कि वहां पर उनका जो ग्राउंड पे जो उनकी पकड़ है। उन्होंने किस्सा भी बताया कि एक बारी मैं किसी से मिलने के लिए गया, मतलब वो व्यक्ति जो नेता है वो किसी से मिलने गए डीएम के नेता से, तो एक पूरी अलमारी भरी हुई थी, वो नहीं होती, OMR शीट्स होती हैं जिस पर आप वो आप ड्रॉ करते हैं, सर्कल कर देते हैं, एग्जाम्स में तो दी जाती है सर्कल्स। वो पूरा भरा हुआ था। तो मैंने उस नेता से पूछा, डीएमके के नेता से, कि ये क्या है? बोला ये जितनी भी हम स्कीम्स चलाते हैं अपने इलाके के अंदर, किस परिवार को क्या मिला, उसका सेटिस्फेक्शन लेवल क्या है, ये पूरा मैंने अपना ये बनाया हुआ है। ये है उनका इलेक्शन मतलब पूरा फीडबैक का एक बैंक बना के रखा है फीडबैक का उसके पास बैंक था उस व्यक्ति के पास। उसने कहा ये हर किसी के पास, ये हर किसी को ये मैंडेट है कि आपको ये करना ही करना है। आप सोचिए ना सर, उनके पास कितनी इन्फॉर्मेशन होगी फिर डीएमके के पास। ग्राउंड वर्क एकदम जबरदस्त, इतना जबरदस्त ग्राउंड है पर उनका जो पकड़ है। और उस व्यक्ति ने कहा कि एआईडीएमके का भी यही हाल है, उनके पास भी बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड है। लेकिन उन्होंने कहा कि अब जब से जयललिता की डेथ हुई है उसके बाद से कोई इतना इंप्रेसिव व्यक्ति निकला नहीं। ईपीएस हैं, ओपीएस हैं, टीटीवी दिनाकरन है, ये तमाम प्लेयर्स हैं, लेकिन उतने इंप्रेसिव नहीं है जितनी जयललिता थी। तो उन्होंने कहा कि अभी तो कम से कम डीएमके के साथ ही रहना चाहिए, और जाहिर है अपनी ये मांग करते रहनी चाहिए कि हाँ भाई आप हमको 61 सीट्स लड़ते थे सर वो एक समय पर कांग्रेस पार्टी, और आप कितने पे आ गए हैं? 25 पे। देखिए सीधी इसमें सॉरी पीयूष, आप बात कर रहे थे विजय का। विजय फिर से आए थे सीबीआई फिर से उनके फैंस भी आए थे। लेकिन इस बार ना बड़ा इंटरेस्टिंग था। हर बार विजय जब आते थे ना तो उनकी एक ब्लैक कलर की बड़ी एसयूवी गाड़ी आती थी, 001 नंबर भी हमें याद हो गया। वो गाड़ी से आते थे और इस गाड़ी से चले जाते। लेकिन श्रेया इस बार जब उनकी क्वेश्चनिंग खत्म हुई तो वो गाड़ी से उतरे, जैसे ही सीबीआई गेट के बाहर आए, एग्जिट गेट से उतरे और हाथ हिलाया उन्होंने। फैंस ने नाराज और नहीं किया। जो उनके पार्टी से जिस लीडर ने आके मीडिया से संबोधन किया, 3 बार उन्होंने गृह मंत्री का नाम लिया। और ये हम बात भी कर रहे थे, अगर आपको याद है कि उस दिन कुछ खबरें भी ऐसी चली थी। तो ये भी आप देखिए कि टीवी के पार्टी ऐसे ही चुनाव नहीं लड़ रही है, वो मॉनिटर कर रही है हर चीज़ की। पूरा दिन जब क्वेश्चनिंग हो रहा है तो किस चैनल पे क्या चल रहा है, क्योंकि ऐसे खबरें चली थी एक तरीके से कि विजय के ऊपर शक का गिरोह है, सस्पेक्ट देखा जा रहा है और उनके लिए मुसीबतें बढ़ सकती है। कुछ लोगों ने तो ये भी चला दिया गिरफ्तार हो सकते हैं। गिरफ्तार हो सकता है, ये तक चल गया। किसने चला दिया? चला है कुछ लोगों ने, चलिए हम साउथ के तो ये उसके बाद तो उन्होंने ये सारा मॉनिटर करने के बाद अचानक से मैसेज आता है, आपको भी मैसेज आया था कि 5 बजे सीटीआर जो है वो आके बाइट देंगे। निर्मल कुमार। और उन्होंने एक कहानी बताई कि जब गृह मंत्री आए थे पिछली बार तमिलनाडु, तो उस मीटिंग में जो वहाँ पे बीजेपी के जो प्रेसिडेंट है तमिलनाडु के, उन्होंने ये तक कहा कि हमें पता है
कि वो जो करूर का स्टैम्पेड है उसमें कौन है जिनके कारण ये स्टैम्पेड हुआ, और सेंथिल बालाजी का नाम लिया गया था कि वो एमएलए हैं करूर के और उनके कारण ही हुआ गया था। ये एक सैबोटाज है एक तरीके से। तो मीडिया को भी पता होना चाहिए कि किन का नाम लेना है और किन का नाम नहीं लेना है। तो इतने क्लियर शब्दों में उन्होंने लोगों को बाइट दी, और उससे पहले विजय ने हाथ हिलाया एक तरीके से, जो एक मैसेजिंग की कोई दिक्कत नहीं है, ये एक बहुत नॉर्मल एक प्रोसीडियर है, वो मैसेज देने की कोशिश बहुत क्लीनली की गई उस दिन, जब वो निकलने के बाद उतरे और हाथ हिलाते हुए फैंस को भी बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने एक तरीके से एड्रेस किया, और फिर ये बाइट सीपीआर आके दी। मुझे ऐसा लगता है ना कि विजय जो है एक मजे हुए पॉलिटिशियन की तरह बिहेव कर रहे हैं। अगर ये क्वेश्चनिंग जो है सीबीआई की किसी और समय पे हो रही होती तो मेरे ख्याल से उनके जो लीगल एडवाइजर और पॉलिटिकल एडवाइजर है ना, वो बोलते कि इसको हम या तो कोर्ट में समन को चैलेंज कर देते हैं, या नहीं तो हम बाद में कभी चले जाएंगे। आपके पास ऑप्शन होता है, आप 3 बार समन को अवॉइड कर सकते हो। आप बोल सकते हो कि हम 1 महीने बाद आएंगे, 15 दिन बाद आएंगे। लेकिन दोनों बार जब विजय को बुलाया गया, और जहां तक मेरी जानकारी एक बार फिर से बुलाया जाएगा उनको। अच्छा, दोबारा आएंगे? आएंगे। तो ये आप रिपोर्टर्स ऑफ एयर में ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं। तो उन्हें फिर से बुलाया जाएगा। जितनी बार सीबीआई ने बुलाया वो उस दिन आए और क्वेश्चनिंग की, लेकिन उसका फर्क क्या पड़ा है कि देश भर के तमाम चैनलों में, ना सिर्फ साउथ में बल्कि नेशनल मीडिया में, आप पूरे दिन खबरों में बने रहे। एज अ पार्टी लीडर अगर आप खबर में बने रहते हैं, कम से कम आप पॉलिटिकल माइलेज ले रहे हैं उसका। एक सिंपैथी फैक्टर आपके वोटर्स के बीच में जा रही है कि आप चूंकि चुनाव लड़ रहे हैं, आप बड़ा फैक्टर आ गए हैं, तो आपको एक सिंपैथी फैक्टर भी मिलना चाहिए, क्योंकि आपके नेता को परेशान किया जा रहा है। इस तरह के इंडिकेशन दिए जाते हैं। तो मुझे तो एक बहुत मजे हुए पॉलिटिशियन की तरह वो दिखे वहां पर, और जो कॉन्फिडेंस लेवल है उनका, जैसे ही वो सीबीआई के एग्जिट गेट से बाहर आए, गाड़ी रुकाई उन्होंने, गाड़ी से उतरे, 15-20 सेकंड के लिए उतरे होंगे, लेकिन उन्होंने बाकायदा मुस्कुराकर सबके हाथ हिलाया अपना। लोगों ने भी, भाई उनकी फैन फॉलोइंग जबरदस्त है। बैरिकेड किया था पुलिस ने, बैरिकेडिंग के बाहर लोग इंतजार कर रहे थे, पुलिस चुन मतलब वहां से 50-60 मीटर दूरी पे वहां पे इंतजार कर रहे थे। और जैसे ही गए एकदम जोर से उन्होंने उनका अभिवादन किया। तो बड़ा मतलब एक जो स्टारडम रहता है एक बड़े पॉलिटिशियन का, वो देखने को मिला। लेकिन असम में क्या हो रहा है पीयूष? असम में भी चुनाव है, बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। असम में पूरी कोशिश की जा रही है बीजेपी की तरफ से कि तीसरी बार दोबारा से सरकार में आए, और उसको लेकर कई मीटिंग्स जो हैं पिछले काफ़ी लंबे समय से पार्टी करती रही है। और हाल ही में जब नितिन नवीन अध्यक्ष बने हैं, तो उन्होंने आसाम के अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ वहाँ के संगठन मंत्रियों से भी बातचीत की, और एक मैसेज जो है वो आसाम के लोगों को ये दिया गया है कि अध्यक्ष तो चलो भाई ठीक है कि पार्टी का अध्यक्ष होता है, लेकिन संगठन मंत्री जो होता है वो माँ की तरह होता है। माँ का काम क्या है कि जो कमज़ोर हैं उनको भी ताकत देना। तो जितने भी कार्यकर्ता, अगर किसी को कुछ लग रहा है कि कुछ कमी है या कुछ करने की ज़रूरत है या कुछ और कई अलग अलग कुछ रणनीति बनाने की ज़रूरत है, तो सबकी बात सुने और सबके हिसाब से वो काम करें। हिमंता बिस्वा शर्मा इज़ वेरी कॉन्फिडेंट कि इस बार फिर से जो है वो सरकार आ जाएगी उनकी बीजेपी के वहाँ पे। लेकिन तरुण गोगोई भी एक बड़ा चैलेंज है। कोशिश की जा रही है, अब बहुत जल्द एक दौरा भी वहाँ पर प्रधानमंत्री का होने वाला है। उससे पहले नितिन नवीन तो होके आ चुके हैं, गृह मंत्री का भी दौरा होगा। तो ज़्यादा फोकस इस वक्त बीजेपी का असम से ज़्यादा बंगाल के बाद तमिलनाडु पर है, और तमिलनाडु को लेकर भी कई मीटिंग्स जो हैं वो कर चुके हैं। हम लोग तमिलनाडु की बात कर रहे थे। एक बात मैं आपको बता दूं कि विजय एक ऐसे नेता हैं जो दोनों फैक्शंस को, डीएमके और एआईएडीएमके, दोनों को ये कह चुके हैं कि अगर आपको मेरे साथ अलायंस करना है तो मेरी पहली प्री कंडीशन ये है कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। हाँ। और ये ना तो एआईएडीएमके चाहता है, ना डीएमके चाहता है, ना इंडिया, ना यूपीए जो इंडिया अलायंस है वो नहीं चाहता। ये कहीं ना कहीं दोनों के साथ अलायंस करने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि दोनों के पास, दोनों अलायंसेस के पास अपने अपने सीएम फेसेस हैं, और अगर इन्होंने सेक्रीफाइस किया तो वो पार्टी कहीं ना कहीं वो पार्टीज खत्म हो जाएंगी। तो एक द्रविडन मूवमेंट पिछले काफ़ी टाइम से तमिलनाडु में चलता आ रहा है, उस पर कहीं ना कहीं सवाल निशान खड़े हो जाएंगे। इसीलिए कोई पार्टी अभी नहीं चाहती है। बीजेपी का ये प्लान है कि एआईएडीएमके को बड़ा भाई समझ के आगे बढ़े, छोटी छोटी पार्टियों को इकट्ठा करें, और आखिरी मोमेंट पे जब इलेक्शंस
पास में हो तब इस पर कोई डिसीजन ले, और अगर नहीं हो पाता है डिसीजन तो पोस्ट पोल अलायंस विजय के साथ करें। ये बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा अगर पोस्ट पोल, मतलब आज की कोशिश तारीख पूरी में है। पोस्ट पोल अलायंस खुला हुआ है, खुला रास्ता हुआ है, बिल्कुल हुआ है। रास्ता खुला हुआ है। अभी अन्नामलाई ने हमसे उस दिन बात करते हुए कहा था कि अगर डीएमके को हटाना है तो उसके लिए सभी फोर्सेस को एक साथ आने की जरूरत है, यानी कि ओपन डोर्स और ओपन एनडीए के अंदर विजय के लिए। फॉर एवरीवन। ऐश्वर्या, केरल में क्या लग रहा है? बीजेपी तो कोशिश करेगी केरल में भी, उन्होंने छाप तो पहले से बना दी है लेकिन उसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे वो लोग केरल में। कोशिश किस करेंगे, एक जो रोड मैप है और इसके अंदर देखिए 2 जगह इस समय आरएसएस बहुत तेजी से काम कर रहा है और पिछले कई टाइम से करता आया है। एक केरला, दूसरा वेस्ट बंगाल, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि ग्राउंड प्रिपेयर करने की ज़रूरत है। नींव जो है वो आरएसएस बनाएगा और उसके ऊपर फिर भारतीय जनता पार्टी अपना पॉलिटिकल काम करेगी। तो आरएसएस की तरफ से भी काफ़ी कुछ फीडबैक जो है वो बीजेपी को ये जाता रहा है, और इसी वजह से आप देखते हो कि किस तरीके से जो संगठन मंत्री हैं, जो ऑर्गेनाइजेशनल पोस्ट हैं, वो सामंजस्य बनाने के लिए ही है कि हम अब ग्राउंड पे काम करेंगे, आपको बताएंगे। तो केरल की तरफ से अभी हाल फिलहाल में ही फीडबैक गया है और बीजेपी को ये बताया गया है कि आप जिस रास्ते पे चल रहे हो वहाँ पे आप चलते रहो, क्योंकि उनको ये फीडबैक मिला है कि ऐसे बहुत से हिंदूज़ हैं जो पिछले कई सालों से केरल में रह के उनको वो ओपननेस नहीं है अपने रिलीजन को फॉलो करने की। ये फीडबैक उनको दिया गया है। तो इसके ऊपर आपको नजर आएगा कि बीजेपी बहुत अग्रेसिवली काम करेगी केरला के अंदर, लेकिन केरला स्टेट जीतना अभी तो दूर की कोटी है भाजपा के लिए। केरला की जो पॉलिटिक्स है ना, वो कम्युनिटी जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है उसमें। कौन किस कम्युनिटी से आता है, जो अभी के मुख्यमंत्री हैं वो किस कम्युनिटी से आते हैं, उनका कितना वोट शेयर, अगर मैं गलत नहीं हूँ शायद 20% से ज़्यादा उनका वोट शेयर है उस कम्युनिटी का सिर्फ। तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है। लेकिन मैं इन 5 राज्यों के चुनाव की बात खत्म करूं, प्रियंका गांधी को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है असम में, क्या वो टक्कर दे पाएंगी? अब देखिए, पहली बार गांधी परिवार से किसी व्यक्ति को आपने स्क्रीनिंग कमेटी का चेयरपर्सन बनाया, मतलब आज तक कभी इतिहास में ऐसा नहीं हुआ। प्रियंका गांधी बनी है और सर उसका एक ही लॉजिक है प्रियंका गांधी को वहां भेजने का। लॉजिक क्या है कि जो नेक्सस है हेमंत बिश्व शर्मा का कांग्रेस नेताओं के साथ में, वो तोड़ना है। प्रॉब्लम क्या है, सारा जिंदगी राजनीति करी कहाँ हेमंता ने? कांग्रेस में। उनके बहुत सारे लोग हैं सिस्टम के अंदर, उनके इतने लोग हैं सिस्टम के अंदर। उसकी एक छोटी सी बानगी उन्होंने खुद भी बीच में दी कि मीटिंग हो रही होती है कांग्रेस की इंटरनल असम की, उसकी सारी रियल टाइम इंफॉर्मेशन हेमंता के पास जाती रहती है। तो ये तो अच्छे नेता की निशानी है कि आप जो अपने नेटवर्क है उसका इस्तेमाल करके सारी इंफॉर्मेशन निकाल रहे हो। सोर्सेज का इस्तेमाल। लेकिन वो उनके लिए फायदेमंद है ना, कांग्रेस के लिए नहीं है ना। कांग्रेस के लिए तो नुकसानदायक है। तो उस नेक्सस को तोड़ने के लिए प्रियंका गांधी को भेजा गया है ताकि वो चुन चुनकर उन लोगों को आइडेंटिफाई करें जो लोग कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, उनको बाहर किया जाए। ऐसे ही लोगों को टिकट दिया जाए जो कल को भागेंगे नहीं, क्योंकि जाहिर है ना तोड़ फोड़ की भी स्थिति बन सकती है राज्य के अंदर। अगर पिछली बारी सिर्फ 1% का डिफरेंस है वोट शेयर का बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। तो कोई बहुत ऐसा नहीं है कि हाँ भाई बीजेपी बहुत आगे है कांग्रेस बहुत पीछे है। तो उनको लगता है कि प्रियंका गांधी को भेजा गया है। अच्छा, प्रियंका गांधी गई स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरपर्सन बनकर, वो अपने साथ में किसको लेकर आई हैं बाद में, मतलब बाद में और लोग भी वहां पर काम करेंगे। डीके शिव कुमार, भूपेश बघेल, ओल्ड गार्ड बेसिकली, जो ओल्ड गार्ड है कांग्रेस का, वॉर हॉर्सेस। वॉर हॉर्सेस को लेकर आया गया है कि भाई हम इसको लाइटली नहीं ले रहे हैं इलेक्शन को, और हम चाहते हैं कि इस बार कांग्रेस में पावर के अंदर आए। उनको लगता है कि गौरव गोगोई बहुत ज़्यादा वहाँ पे पॉपुलर हैं, ऐसा उनको असेसमेंट है उनका कि भाई उनकी जो छवि है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, उनको वोट मिल सकता है। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी ने प्रियंका गांधी को भेजा है कि भाई अब उनसे, गांधी परिवार से बड़ा थोड़ी है कांग्रेस पार्टी के अंदर कोई, टू बी ब्लंट, उनसे बड़ा तो कुछ नहीं है ना कांग्रेस पार्टी के अंदर। अगर वो कोई कॉल लेंगी तो जाहिर है कोई भी काउंटर नहीं कर सकता उसको, वो जो कहेंगी वो होगा। मतलब वहां पे डिस्कशन का कोई स्कोप नहीं है। अगर प्रियंका गांधी जब आएंगे स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरपर्सन बनकर, जब वहाँ मीटिंग्स लेंगी, वो एक बार अगर मन बना लेंगे कि भाई इसको देनी है टिकट, तो उसी को टिकट जाएगी, फिर बाकी लोगों की ज़्यादा उनके पास सही नहीं होगा। इसलिए उनको भेजा गया, उस नेक्सस को तोड़ा जाए। जो लोग तथाकथित कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, और कांग्रेस जानती भी है ऐसे लोगों को, वो राहुल गांधी ने खुद कहा गुजरात के अंदर कि 25-30 हमारे नेता बीजेपी के साथ मिले हुए, इनको बाहर निकालने की जरूरत है।
राहुल गांधी ने पब्लिकली कहा था, हालांकि वो लोग अभी तक निकाले ही नहीं गए, मुझे समझ नहीं आता, निकाल दो भाई। लेकिन इसमें जो तुम कह रहे हो ना राहुल, मैं एक एनेक्डोट ऐड करूंगी। 2022 यूपी इलेक्शंस, प्रियंका गांधी वहाँ भी बड़ा नाम थी। हम बहुत सारे रिपोर्टर्स गए थे, मैं भी गई थी। मैं लगभग 20-25 दिन थी लखनऊ के अंदर और आसपास का जितना इलाका था। मुझे ये सलाह दी गई थी जब मैं यहाँ से गई थी कि अगर बाई चांस कांग्रेस का कुछ रैली हो या कुछ हो, तो प्रियंका गांधी के आसपास के जो लोग हैं उनसे गलती से भी मतलब कुछ हेल्प मत ले लेना या कुछ बोल मत देना या वो मत करना, क्योंकि अगर कुछ काम है तो वो हो नहीं पाएगा। वो इतना उलझा देंगे ब्यूरोक्रेटिक सर्कल्स के अंदर कि जो काम होना है वो होगा ही नहीं। और ये मैंने खुद फील किया। बाकी जो पार्टीज़ हैं, समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, AIMIM भी, वहाँ तक आप वहाँ जाके बात करके कुछ करा सकते हो। लेकिन कांग्रेस के अंदर और ख़ासतौर से प्रियंका गांधी के सिस्टम में भी ऐसे लोग भरे हुए हैं कि एज अ रिपोर्टर अगर आप जाते हो कि भाई आपका मेन हेडक्वार्टर्स जहाँ पे वो नेहरू जी का जो घर था, जो कांग्रेस पार्टी का हजरतगंज के अंदर जो ऑफिस है, तो मुझे कहा गया कि तुम ऑफिस में चली जाना और वहाँ पे अपना कर लेना, लेकिन हेल्प मत मांगना, खासतौर से आसपास वाले लोगों से। जलेबी बना वो देंगे, जलेबी बना देंगे इतनी गंदी कि समझ ही नहीं आएगा। और लोगों ने ये कहा भी यूपी में कि बहुत सारे अच्छे कैंडिडेट्स बेचारे कोशिश करते रहे, जो स्क्रीनिंग कमेटी की आप बात कर रहे हैं, कि वो अपनी बात पहुंचाना चाहते थे प्रियंका गांधी तक, बट वो बात मिल नहीं पाए, वो ब्लैक होल में चली गई बात। एक्सेस शब्द का जो इस्तेमाल एक बार भी नहीं किया। आई थिंक एक्सेस उनको इस बार ज़्यादा देना पड़ेगा लोगों को, ताकि वो लोग उनके पास आएँ, कोई फीडबैक, रियल फीडबैक जो है वो उन तक पहुँचे, और ताकि वो बेटर डिसीजंस ले पाएँ। देखिए, एक कहावत होती है कि जो नेता होते हैं ना, वो कान के बड़े कच्चे होते हैं। उनके कान में कुछ नेता और बॉस दो चीजें होती हैं। बॉसेस और नेता जो है ना, कान के बड़े कच्चे होते हैं। तो उसके पीछे का रीजन क्या होता है ना, कि उनके कान भरने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। एग्जैक्टली, मैं इसी पे आने वाला था कि आप उनके कान में कुछ फूंक दीजिए, बस वो आप इतना सा फूकेंगे, वो इतना अपने आप बन जाएगा थोड़े दिनों के बाद। तो ये जो होता है ना, नेता को सबसे ज्यादा यही करना चाहिए कि सारे लोगों से मिलना चाहिए। तो जो ये फूकने वाला जो सिस्टम होता है ना सर, फिर वो काम नहीं करेगा। जो काम नितिन नवीन कर रहे हैं, सबसे मिलने का, सबसे मिलने का, नहीं काम करेगा ना भाई, क्योंकि आपके पास खुद ही इतनी इन्फॉर्मेशन आ रही है। अब आपके कान में कोई आके फूंक रहा है तो आप उसी को बना ले रहे हैं, तो ये एक प्रॉब्लम है। राहुल, इतने सारे हमने बात कर ली, एक और छोटे कैरेक्टर तो बड़ा है लेकिन बहुत छोटे। छोटे कौन होता है? केरल को लेके हमने बात की, लेकिन केरल की चर्चा तब तक अधूरी रह जाएगी जब तक हम शशि थरूर की बात ना करें। कांग्रेस पार्टी क्या उनको बड़ा रोल दे रही है इस बार, या फिर? अब मानिए, अभी मैं यहाँ बैठा हूँ, मुझे एक नेता का फोन आया हुआ है जो मैं उठा नहीं पाया, तो नहीं उठा पाया, तो उन्होंने मुझे इन्फॉर्मेशन डाल दी है। इन्फॉर्मेशन ये दी है कि थरूर साहब ने हमें बता दिया था कि वो आज नहीं आ पाएंगे, क्योंकि वहां पर उनकी यहाँ पर PM का कार्यक्रम है, PM वहां पर है ना, और PM कार्यक्रम में वो रहेंगे, इसलिए इसके कोई अन्यथा मतलब आप मत निकालिए। तो यानी कि शशि थरूर के लिए PM का कार्यक्रम ज्यादा इंपॉर्टेंट है कांग्रेस की मीटिंग अटेंड करने से। नहीं, यार वो तो सरकारी कार्यक्रम है ना, वो सरकारी है, वो मेंबर पार्लियामेंट है, नहीं बहाना है। अब जाओ तो प्रॉब्लम, ना जाओ तो प्रॉब्लम। इसमें मैं ऐड, ये जो कह रहा है ना, ये सही कह रहा है, क्योंकि शशि थरूर मेक्स इट अ पॉइंट कि वो कांग्रेस पार्टी को ये बता दें कि वो क्यों नहीं है। देखिए, बहुत बड़ा विवाद हुआ था जब रैली हुई थी 14 दिसंबर को, वो नहीं आए थे। वो नहीं आए थे। तो जब वो संसद से निकले, उस समय संसद का सत्र चल रहा था, तो वो निकले। अच्छा देखिए, लोग वैसे भी जो वहाँ भीड़ रहती है मकर द्वार पे, ज़्यादा तो नहीं, बट जो लोग रहते हैं उनमें से कुछ होते हैं कि फ़ोटो खिंचाने वाले, तो उनके साथ लोगों ने फ़ोटो खिंचाई। अच्छा, एंड ही नोज, शशि थरूर को मालूम है दैट ही इज़ अ सुपरस्टार। एक तो है ना कि आपको फ़र्क नहीं पड़ता, बट ही नोज इट, तो वो रुकेंगे, बात करेंगे, बढ़िया अपने सनग्लासेस लगा के आएंगे, गाड़ी में बैठे। तो उनसे ये बात पूछी गई कि आप तो वहाँ रैली में नहीं थे, सबने पूछा, एंड ही अंडरस्टैंड्स, वो जानते हैं कि आप सवाल क्यों पूछ रहे हो, उनके जवाब को ट्विस्ट कैसे किया जाएगा। तो आगे की सीट पे बैठे हुए थे, थोड़ी सी ना सीट ऐसे पीछे थी, बैठ के पहले नॉर्मल बात कर रहे थे, फिर किसी ने ये सवाल पूछा तो बाकायदा ऐसे खींच के ना आगे कर ली कुर्सी, ताकि पूरी ऐसे पूरे वो दिखें। हाँ। आगे करके बोले, लेट मी टेल यू, आई ऑलरेडी टोल्ड द पीपल दैट इन द रैली दैट आई विल नॉट बी अवेलेबल। व्हाई? बिकॉज आई वॉज नॉट इन इंडिया, बट इफ़ यू वॉन्ट आई कैन शो इट टू यू। तो हमने बोला नहीं सर, दिखाइए मत। यू गाइज, यू नो, सोशल मीडिया, एनीथिंग यू गाइज डू, बट मैं बता रहा हूँ। अच्छा, इंग्लिश में बोलिए, फिर हिंदी में भी, उनको मालूम है कि हिंदी भी चलेगा। फिर हिंदी में उन्होंने हमें एक्सप्लेन किया कि नहीं, आप कांग्रेस से जाके पूछिए, मैंने उन्हें बहुत पहले बोल दिया था कि मेरा 3 महीने पहले का कमिटमेंट था, जिसकी वजह से मैं नहीं था। लेकिन शीशा रोल करने से पहले एक बात और बोले, देखो जहाँ मैं बाहर गया था एटलीस्ट वहाँ थोड़ी मेरी वैल्यू थी,
ये रैली में तो मतलब मुझे पता था ना मेरा कुछ काम नहीं है, तो मुझे चूज करना था, तो ठीक है, लेकिन मैंने बता दिया था। तो नहीं, लेकिन ये- कौन सा कार्यक्रम था जिसमें उनको आना था और उन्होंने बोला कि पीएम है वहां पे? क्योंकि पीएम के जो इसके पहले रैली हुई थी जहाँ पे शशि थरूर मौजूद थे, तो पीएम ने स्पीच के दौरान ही बोला था कि बहुत सारे लोगों को आज दर्द होगा क्योंकि शशि थरूर मंच पे मौजूद हैं। और मंच पे बहुत अच्छी सी मुलाकात हुई थी उनकी। देखिए, एक बात मैं इस शो के अंदर कम से कम 6-8 महीने से कह रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी उनको कभी नहीं निकालेगी। बिल्कुल। आप मेरे पुराने निकाल के आप देख लीजिएगा। क्या वो कांग्रेस पार्टी छोड़ेंगे? ये उनकी कॉल है भाई, जाने वाले को कौन रोक पाया है? ठीक है, अगर उनका मन है तो जा सकते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है। कांग्रेस पार्टी उन पे कोई एक्शन नहीं लेगी, कम से कम चुनावों तक तो नहीं लेगी, केरला चुनावों तक। अब हम आते हैं कमेंट्स के ऊपर। हमने अलग अलग विषयों पे चर्चा की, लेकिन जब तक हम लोगों के कमेंट्स के बारे में बात नहीं करें तब तक चर्चा अधूरी रह जाएगी। तो सुनील जी ने न्यू जर्सी अमेरिका से लिखा हुआ है कि शो के सभी नारद मुनियों को नमस्कार। नमस्कार। तो हम सभी को नारद मुनि की श्रेणी में रखा गया है। मैं इस शो के नारायण। तो सही है। मैं इस शो को शुरू से ही हर सप्ताह देखता और सुनता हूँ। इंतज़ार रहता है कि इस हफ्ते किस खबर का पर्दाफाश होने वाला है। मैंने प्रस्तुतिकरण में कुछ बदलाव भी देखे हैं, जैसे कि इस हफ्ते आपने लगभग पूरा भारत, उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम कवर किया है। यह वाकई बहुत सराहनीय है, शुक्रिया। तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ पे भी खबर है, जहाँ से हम जानकारी निकाल कर आपके सामने ला सकते हैं, खास करके अंदर की जानकारी, वो आप तक लेकर आएँ, और हमारी कोशिश रहेगी आगे भी इसको जारी रखें। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील जी। उसके अलावा जगमोहन गुप्ता जी ने लिखा हुआ है, जेनजी Gen Alpha, yes, talk about South political parties, their manifesto, issues, development problems, their aspirations, jobs, education. बहुत बहुत शुक्रिया गुप्ता जी, आपने जो लिखा हुआ है हम ज़रूर बात करेंगे। जैसे जैसे पार्टीज़ के मैनिफेस्टोज आएंगे, उनके इश्यूज़ के बारे में बात करेंगे, वहाँ की पॉलिटिक्स के बारे में बात करेंगे। आपने जो सुझाव हमें दिए हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद ज़फ़र अंसारी ने लिखा है कि बजट सत्र आने वाला है और वो बहुत मज़ेदार होने वाला है। उसमें आप लोगों की रिपोर्टिंग और अफेयर सुनकर मज़ा और भी बढ़ जाएगा। मुझे राजनीति से जुड़ी बातें बहुत अच्छी लगती हैं। आप लोग इतनी बेहतरीन और विस्तृत जानकारी देते हैं, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया अंसारी साहब। बजट सत्र आने वाला है, पीयूष, ऐश्वर्या, राहुल तीनों ही वहाँ पर रहेंगे, और ऐश्वर्या खास करके फाइनेंस मिनिस्ट्री भी कवर करती हैं, तो बजट की सारी जानकारी जो है मेरे ख्याल से अगले हफ्ते तक ऐश्वर्या आप तक पहुँचा देंगी। बहुत सारी ऐसी जानकारी आने वाली है इस बार जिससे कि आपके जीवन में भी बदलाव आएगा। तो इस बार का बजट सत्र बेहद ही दिलचस्प होने वाला है। अच्छा बदलाव। शुभम, हाँ उम्मीद है अच्छा बजट आए, कम टैक्स कटे लोगों का, सोना चांदी सस्ता हो जाए, सबकी यही उम्मीद रहती है, गाड़ियाँ देखते सस्ती हो हैं। जाए और देश का विकास लगातार होता रहे, तीसरे नंबर की इकोनॉमी बने, जल्दी बन जाएगी। शुभम चौहान ने लिखा है, यू ऑल गाइज आर ग्रेट जॉब, यू ऑल गाइज are doing great job, entertaining and full of all political parties inside stories, and I request to please discuss about Maharashtra politics 2019-2022 crisis. Thank you. एक तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कमेंट जानबूझ के अंकित ने डलवाया है। मुझे लग रहा है, मैं यही बोलने वाला था कि अंकित जो हमारे प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने कोई बदला निकालने के लिए जानबूझ के मुझे सारे अंग्रेजी वाले कमेंट्स दिए हुए हैं, और महाराष्ट्र को लेकर जो दबाव हमारे ऊपर बनाया जा रहा है। लेकिन शुभम जी, मैं आपको एक बात इंटरेस्टिंग बताता हूँ। 2019 और 2022 वाला जो क्राइसिस था, वो मैंने और राहुल ने दोनों ने ही कवर किया हुआ था। उस वक्त मैं महाराष्ट्र में था और राहुल जो हैं वो गुवाहाटी से महाराष्ट्र कवर किए थे। इसके बारे में हम ज़रूर बात करेंगे, ये हमारा आपसे वायदा है। लाइफ एज ए रिसर्चर इन्होंने लिखा हुआ है, हेलो एवरीवन, आई लव दिस प्रोग्राम, आई living in USA. Despite time differences, I used to try to listen as much as I could. Salute. I really loved your Bihar election series. More power to you all. Jai Hind. Thank you. जय हिंद। जयराज जी ने लिखा हुआ है, a very जय संविधान। insightful discussion. The panel raised important points from multiple angles, which really helps viewers understand the bigger picture beyond headlines. Such conversations are much needed in today's time. बहुत बहुत शुक्रिया जयराज जी। हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम जो खबर है उसका पोस्टमार्टम करके जो सही जानकारी आप तक पहुंचाएं। समीक्षा जी ने लिखा हुआ है, हालांकि इन्होंने लंबा लिखा हुआ है, आई एम समीक्षा, 2025 pass out as lawyer and adamantly following politics from young age. I have seen
I have seen following this program from very first episode and loving very much. Your program is giving nuances which are very enriching for me and already shared this program with my friends and family. बहुत बहुत शुक्रिया समीक्षा आपका. My main suggestion is please invite Sahil Joshi and Abhijit Karande from Mumbai तक to talk about BMC elections or overall local bodies elections in Maharashtra. ये भी डलवाया गया है. According to me, today's statement regarding BMC very vague and needs deep analysis. आप समीक्षा जी, आपकी बात से मैं बेहद सहमत हूँ इस बात से पूरी तरीके से, और मैंने पूरी कोशिश की थी कि लास्ट टाइम साहिल जोशी जो हैं वो दिल्ली में ही थे, उनको इस पॉडकास्ट में बुलाने की, क्योंकि उस दिन बीएमसी के रिजल्ट्स आ रहे थे. लेकिन उस दिन साहिल जोशी लगातार एंकरिंग में बिजी थे, जिसकी वजह से हम बुला नहीं पाए थे. लेकिन जैसे ही साहिल आएंगे या उनसे हमारी जब बातचीत होगी तो हम कोशिश करेंगे कि इस प्रोग्राम में जोड़ें, और खास करके महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स और बीएमसी में इस वक्त क्या हो रहा है, क्योंकि बड़ा दिलचस्प है वहाँ पे भी मामला. महापौर बन नहीं पा रहा है, बीजेपी बोल रही है कि हमारा होना चाहिए, और जो शिंदे हैं वो हमारा होना चाहिए. तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, लेकिन कौन जीतेगा ये बड़ा दिलचस्प होने वाला है. तो कुल मिलाकर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया. आप लोग जो हमें प्यार देते हैं कमेंट्स के ज़रिए, व्यूज़ के ज़रिए, वो लगातार आप हमें देते रहिए. हम कोशिश करेंगे कि जो भी आपकी उम्मीदें हैं उन खबरों को लेकर हम बात करें, अंदर की खबर आप तक लेकर आए, नेताओं के अंदर क्या चल रहा है, पार्टीज़ के अंदर क्या चल रहा है, वो भी आपसे हम बात करें. और अगला जो एपिसोड होगा वो बेहद खास होगा, क्योंकि उसमें हम बात करेंगे बजट की. उसमें हम बात करेंगे जो प्रधानमंत्री का दौरा हो रहा है अलग अलग राज्यों में चुनाव को लेकर, उसके बारे में हम बातचीत करेंगे. राजनीतिक गतिविधियां जो चल रही हैं उत्तर प्रदेश पश्चिम बंगाल में, उस पर हम बातचीत करेंगे. और उसके अलावा आप सभी लोगों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं. 26 जनवरी आप भी सेलिब्रेट करिए, हम भी सेलिब्रेट करेंगे, और उम्मीद रहेगी कि उसके ज़रिए जो कुछ भी वहाँ पर आंखों देखी हम देखेंगे वो आप तक हम पहुँचा पाएँ. एक बार फिर से आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप आज तक रेडियो को लगातार सब्सक्राइब करते रहिए, देखते रहिए रिपोर्टर्स ऑफ एयर, और साथ ही आप हमें सुन सकते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर, स्पॉटिफाई, एप्पल पे भी आप हमें सुन सकते हैं. बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद. Reporters of Air.